हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज़ नाम की सीरीज़ शुरू की है, जिसके अंतर्गत डे 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा डे 2 है। इस डे 2 में हम देखेंगे कि टॉपिक 21 से लेकर टॉपिक 40 तक की कौन सी घटनाएँ हैं जो प्रीलिम्स 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रीलिम लेट्स क्रैक सीरीज का डे 2 है, अर्थात इसमें हम टॉपिक 21 से 40 तक के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने अपने डे 1 में 1 से लेकर 20 तक के टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। क्लियर? तो हम इससे पहले अपनी सीरीज को शुरू करें, इसके पहले आप हमारी प्रीवियस सीरीज के बारे में समझ जाएं कि वास्तव में लेट्स क्रैक सीरीज है क्या, उसके अंतर्गत हम आपको क्या क्या पढ़ाते हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि हमने लेट्स क्रैक सीरीज के अंतर्गत 10 सीरीज को इंक्लूड किया है, जिसमें एक सीरीज है प्रीलिम लेट्स क्रैक सीरीज, दूसरी करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज, तीसरी प्रीलिम्स बैक ईयर लेट्स क्रैक सीरीज और चौथी है सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज। ऑलरेडी ये सारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप हमारे यूट्यूब पर जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट में अलग अलग स्लाइड्स में आप इन्हें देख सकते हैं। क्लियर? तो अब हम अपनी बात शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक्स की। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी इस बार के प्रीलिम्स में आपसे प्रश्न पूछ सकती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वास्तव में संविधान के संशोधन के संबंध में बेसिक फीचर क्या हैं या बेसिक जानकारी क्या है, जिस आधार पर यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ सकती है। तो पहली बात यह है कि भारत में जो संविधान का संशोधन है वो ब्रिटेन के समान काफ़ी आसान है और अमेरिका के समान उतना ही जटिल नहीं है। कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब ये है कि भारत का संविधान नम्यता और अनम्यता का एक मिश्रण है, अर्थात इसमें जटिलता भी है और इसमें सरलता भी है। इसका सामान्य सा अर्थ ये भी हुआ कि इसमें जो संशोधन के प्रोविजंस हैं वो कई बार तो काफ़ी सरल होते हैं, चाहे वो साधारण बहुमत की बात हो, और कई बार वो जटिल होते हैं, चाहे वो विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की बात हो। तो इतनी बातें आप समझ गए पहली लाइन का मतलब। दूसरी बात यह है, भारत के संविधान में संविधान के संशोधन से संबंधित प्रोविजंस को भाग 20 में मेंशन किया गया है, अर्थात भाग 20 के अंतर्गत ही आर्टिकल 368 आता है। आप में से कई सारे लोगों ने जब भारत का संविधान पढ़ते हो तो आप उसमें पढ़ते हो कि भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, साथ ही 22 भाग हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आप जब पढ़ते हो और उसमें आप क्या पढ़ते हो कि कितने आर्टिकल हैं, तो 395। हालांकि देखो वर्तमान में तो भाग लगभग 25 हो गए हैं और आर्टिकल लगभग 425 या 430 के आसपास हैं, वो आपको नहीं याद रखना है। क्लियर? मोटे तौर पर याद रखना है कि 395 आर्टिकल्स हैं और 22 उसमें भाग हैं। उन 22 भाग में जो 20वां भाग है वो संविधान के संशोधन से संबंधित है। क्लियर? दूसरी बात आपके मन में आ रहा होगा, सर भाग का क्या मतलब? तो भाग का मतलब एक तरीके का चैप्टर होता है। इसे इन्होंने बस यहाँ पे अध्याय नहीं लिखा है, लेकिन शब्दावली वास्तव में अध्याय की ही है। आपको लग रहा होगा कि सर समझ नहीं पाए, तो देखिए, जब आप रामायण पढ़ते हो तो रामायण में आपको अध्याय तो नहीं मिलता, वहाँ पे आपको क्या मिलता है? कांड से संबोधित किया जाता है हर एक चैप्टर को, जिसमें आप हमेशा पढ़ते होगे किष्किंधा कांड पढ़ते हो। क्लियर? आप उसमें राम के लवकुश कांड पढ़ते हो, तो ये सब अलग अलग कांड उसमें आते हैं। उसी तरीके से श्रीमद् भागवत गीता में पर्व की बात की गई, अर्थात उसमें 18 पर्व आते हैं। समझ गए? तो ऐसे ही इसमें भाग आते हैं। इतनी बातें आप समझ गए। दूसरी बात यह है कि मूल ढांचे को अमेंड नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कि आप संविधान का संशोधन तो कर सकते हो, संविधान के हर एक प्रोविज़न का आप संशोधन कर सकते हो, किंतु आप बेसिक स्ट्रक्चर का संशोधन नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर का संशोधन का मतलब क्या? कि जैसे कोई बात अगर मूल अधिकार में दी गई है तो उसे वहाँ से हटाकर आप उसे मूल कर्तव्य में नहीं ला सकते। क्लियर? इस तरीके का आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, ये क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। और ये किस में कॉन्सेप्ट दिया गया? केशवानंद भारती केस में। एक और बात,
आपसे प्रश्न ये नहीं पूछेगा अब कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने इसी वर्ष 2020 में पूछ लिया है। आपसे ये प्रश्न ज़रूर पूछेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है। तो ऑलरेडी जब हम बेसिक स्ट्रक्चर के टॉपिक को कवर करेंगे तो वहाँ आपको बता देंगे, पता चल जाएगा कि लगभग ये सारी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट हैं। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिफ़ाइन ही नहीं किया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर डिफ़ाइन किया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बताया है कि संविधान में कौन कौन सी बातें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं। क्लियर? लेकिन संविधान में कहीं पर मेंशन नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। इतनी बातें आप समझ गए और इसी लाइन पे क्वेश्चन बना था। अब बात आती है कि वास्तव में संविधान के संशोधन की प्रोसेस क्या है। यूपीएससी आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछेगी कि आखिरकार संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान का संशोधन से संबंधित कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ध्यान देना, संविधान के संशोधन से संबंधित कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहला वर्ड तो आपको मिला होगा विधेयक। विधेयक का क्या मतलब होता है? विधेयक का मतलब होता है जिसमें विधि से संबंधित उपबंध किए गए, मतलब विधियों से संबंधित बातों को एक पत्र में लिखा गया, उसे विधेयक कहते हैं, अर्थात उसे इंग्लिश में बिल कहते हैं। क्लियर? अब इसी बिल में जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो यही बिल एक्ट बन जाता है, अर्थात विधेयक ही अधिनियम बन जाता है। तो आप इतना अंतर समझ गए कि एक्ट में और विधेयक में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा आपको ये पता हो कि संसद के किसी भी सदन, मतलब संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा आप जानते हो कि 5 वर्ष के बाद विघटित हो जाती है या उससे पहले उसका विघटन हो जाता है, लेकिन राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। तो अब आपसे प्रश्न ये बनेगा कि इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है। तो आप कहोगे नहीं भाई साहब, इसे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में लाया जा सकता है। क्लियर? एक और बात कि इस पर राज्य विधानमंडल को किसी भी प्रकार का कोई राइट नहीं प्राप्त है। अभी आपने पढ़ा था ना पीछे वाले पार्ट में क्या, कि भारत के संविधान के भाग 20 में संसद को राइट है, ना कि राज्य के विधानमंडल को। क्लियर? तो अब आप समझ गए कि राज्य के विधानमंडल को संविधान संशोधन से संबंधित कोई राइट नहीं है। यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है, आगे भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर इसमें सोचने वाली क्या बात है, अगर आ गया ऑप्शन में कि इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है, तो केवल देख के ही हम एलिमिनेट कर देंगे। तो बात ठीक है, आप जितने चालाक हो आपसे भी ज़्यादा चालाक यूपीएससी है। अब यूपीएससी ने क्या किया है कि वो केवल वर्ड ही नहीं यूज करती, वो क्या करेगी कि संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयक का एकाधिकार लोकसभा के पास है, राज्यसभा को इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई शक्ति नहीं प्राप्त है। अब बताइए भाई साहब आप कैसे करेंगे इसे? तो इसे जब तक आप थिंकिंग नहीं कर लेते तब तक केवल सभी ये देख के आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो, ये हर एक विकल्प में संभव नहीं है। क्लियर? चलिए, अब दूसरा प्रोविज़न है काफ़ी इम्पोर्टेंट। दूसरे प्रोविज़न में क्या कहा गया है कि विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। हर एक लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मजाक मत समझना कि ये इसमें 22 से 23 वर्डों में जो लाइन लिख दी गई है इसको एक बार में ऐसे पढ़ें काम चला दें। हर एक लाइन पे क्वेश्चन बनता है और काफ़ी डेप्थ बनता है। तो आपको पता हो पहली बात ये कि विधेयक को किसी मंत्री कौन होता है? देखो, मंत्री वो होता है जिसे कोई एक मंत्रालय मिला होता है। ध्यान देना, मंत्री वो होता है जिसे कोई मंत्रालय मिला होता है। गैर सरकारी सदस्य वो होता है जो मंत्री नहीं होता। अब आप यहाँ मोटे तौर पर बताओ, क्या विपक्ष में रहने वाले कोई भी पार्टी के नेता अगर अपवाद छोड़ दो तो क्या वो मंत्री हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आप कहोगे सर अपवाद क्यों आपने बोल दिया? अपवाद इसलिए मैंने बोल दिया कि जब भारत सरकार आज़ाद हुई थी तो पहली बार जब कैबिनेट बनाई गई उसमें कई सारी मिनिस्ट्रीज़ ऐसे लोगों को भी दी गई थी जो उस समय सरकार में नहीं थे, मतलब विपक्ष में थे,
लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में योग्य व्यक्तियों को सरकार में शामिल किया गया। क्लियर? तो ऐसे आप समझ सकते हो। बट आज की हालत में तो मंत्री पद पे ही लड़ाई होती है, पार्टी के लोगों में ही लड़ाई होती है, तो बेचारे विपक्ष को कहाँ से मिलेगा। समझ गए? तो इसी चीज़ को यहाँ समझना है कि इस विधेयक को चाहे कोई मंत्री हो या फिर कोई मंत्री ना हो, मतलब गैर सरकारी सदस्य हो, आपसे लाइन यही पूछेगा गैर सरकारी सदस्य की है। क्लियर? या गैर सरकारी सदस्य हो, इनमें से कोई भी व्यक्ति इसे स्थापित कर सकता है। कहाँ पर? किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। समझ गए इतनी बात? इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। इतनी बात याद रखनी, क्योंकि कई सारे ऐसे विधेयक होते हैं जिनमें राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता होती है। इस पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है। एक और बात यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या नॉमिनेटेड पर्सन भी ला सकता है? तो बिल्कुल, नॉमिनेटेड पर्सन भी विधेयक को ला सकता है। बट आपको पता है कि पास तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? अच्छे से जानते हो, क्योंकि उसमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य चाहिए, तो ला वो भी सकता है। समझ गया? एक और बात कि जो विधेयक ये लाया जाएगा, ध्यान देना, जो ये विधेयक लाया जाएगा इसे दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत का सामान्य सा मतलब ये होता है कि सदन की कुल सदस्य संख्या, उसमें उपस्थित 2/3 मेंबर की वोटिंग होनी अनिवार्य है। इसका साधारण सा मतलब समझो, सदन की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 552 है लोकसभा में। क्लियर? आप ऐसे समझ सकते हो 250 के आसपास है किसमें? राज्यसभा में। तो एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि 800 मेंबर हैं। समझ गए? 800 मेंबर में जो उपस्थित सदस्य हुए, मान लो 600 सदस्य उपस्थित हुए, 200 अब्सेंट है, इस 600 का 2/3 अर्थात 2/3, कहने का मतलब कितना हुआ? 200 × 2, यानी कि 400 मेंबर्स की उसमें वोटिंग चाहिए। आपको लग रहा होगा सर ये आपने कैसे निकाल दिया? तो आप ऐसे निकाल सकते हो ना, 2/3 का मतलब क्या हुआ? 3 दूना 6, ये 200 हो गया, 200 × 2। क्लियर? 400। हालांकि इतनी मैथ आपको याद नहीं रखनी। कहने का मतलब 400 लोगों की इसमें वोटिंग होनी अनिवार्य है, तभी इसे वहाँ पे पारित किया जा सकता है। और आपको पता है 400 होगा ही नहीं, विपक्ष करा ही नहीं सकता, क्योंकि 300 तो मोदी जी के पास सीटें हैं। क्लियर? तो ये सब चीज़ें आप जान गए। इसके बाद जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है वो ये कि प्रत्येक सदन में, मतलब 552 अलग और 250 अलग, इनमें अलग अलग विधेयक को पारित कराना अनिवार्य है। कैसे अलग अलग पारित होगा ये आप बता दीजिए। इनको अलग अलग पारित कराना है विशेष बहुमत से ही। क्लियर? तो आप ये बात समझ गए। इसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सपोज करो अगर ये विधेयक दोनों सदनों में पारित नहीं हो रहा है, या किसी चीज़ को लेकर डिबेट है, उसका रिजोल्व नहीं हो पा रहा है, तो इसमें संयुक्त बैठक का प्रोविजंस नहीं है। मतलब कि अगर दोनों में सहमति नहीं बन पा रही दोनों सदनों के मध्य, तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला ले। संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। और आपको पता है कि ना तो धन विधेयक के संदर्भ में और ना ही संविधान संशोधन के विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का प्रोविजंस है, अर्थात इन दोनों में संयुक्त बैठक को नहीं बुलाया जा सकता। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूपीएससी ने लगभग 10 से 15 क्वेश्चन सिर्फ इसी पे पूछे हैं कि किसके संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, किसमें नहीं बुलाई जा सकती, क्यों बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक का प्रोविजन क्या है। तो वो हम पढ़ेंगे संसद वाले टॉपिक में। बट यहाँ आपको समझना है कि संविधान संशोधन के विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई प्रोविजन नहीं है। क्लियर? अब आता है अगला पॉइंट कि यदि जो विधेयक है वो संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो, तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि संविधान की संघीय व्यवस्था का क्या मतलब है? संविधान की संघीय व्यवस्था का मतलब है जैसे शक्तियों का बंटवारा, जैसे इसमें आप लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, ये सब केंद्र व राज्य के बीच संबंध, क्लियर, उद्देशिका, प्रस्तावना, क्लियर,
इस टैक्स से संबंधित कोई बात आती है, अगर ये प्रोविजंस की बात आती है, तो न केवल दोनों सदनों की आवश्यकता है विशेष बहुमत की, बल्कि सामान्य बहुमत भी चाहिए आधे राज्यों का। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, आधे राज्यों का। क्वेश्चन आपको क्या देगा यहाँ पे, 2/3 राज्यों का। क्वेश्चन आपको क्या देगा, सभी राज्यों का। क्वेश्चन क्या देगा, 10 राज्यों का। तो आप कहोगे नहीं भाई साहब सब गलत बोल रहे हो आप, आधे राज्यों का चाहिए। और वर्तमान में इस समय कितने राज्य हैं बताइए, 28 राज्य हैं। क्लियर, और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको पता होना चाहिए 28 में से 14 की रिकमेंडेशन चाहिए, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश की नहीं चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है। देखो ऐसे क्वेश्चन होता है ना, किताब में तो लिखे नहीं होते कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। टेस्ट सीरीज वाले इतना सोचते नहीं, क्योंकि उनको एक क्वेश्चन का 5 रुपया मिलता है, और टेस्ट सीरीज जो बनाते हैं वो फेलियर स्टूडेंट्स बनाते हैं, तो उनके अंदर इतना थिंकिंग कहाँ से होती है। और थिंकिंग मान लो फेलियर की होती भी है, बट फेलियर वो अपनी थिंकिंग वहाँ पे क्यों लगाएगा, वो तो धंधा चला रहा ना, उसको पैसा कमाना है। अगर वो एक ही क्वेश्चन में सारी बुद्धि लगा देगा, तो अगले उसके बेचारे के 50 से 60 रुपये चले गए। तो वो ये करता नहीं, पैसे के लालच में ज्ञान को विस्तारित नहीं करता। और इसीलिए आप देखना कई सारे इंस्टीट्यूट भी पैसे के चक्कर में ही ज्ञान को आपको नहीं देते। क्या कहेंगे, टेस्ट सीरीज में बताएंगे, यहाँ नहीं बताएंगे, टेस्ट सीरीज में बताएंगे। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ 45,000 दो, टेस्ट सीरीज का 15,000 दो, तब हम आपको बताएंगे, और उसमें भी कुछ नहीं बताएंगे। खैर कोई बात नहीं, वो उनका अपना धंधा है, हमें उनसे क्या मतलब। इतनी बातें आप समझ गए। अगला पॉइंट हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, संसद के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। मतलब कि अगर संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया, आधे राज्यों के बहुमत से भी पारित हो गया, जिसमें जरूरी है, सब में नहीं, जिसमें जरूरी है, तो फिर इसे राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जब राष्ट्रपति के पास ये सहमति के लिए जाएगा, तो क्या होगा कि राष्ट्रपति इस पर अपना वीटो नहीं इस्तेमाल कर सकता। वीटो वर्ड कई बार आपने सुनते होंगे, वीटो का मतलब ये होता है उसकी संप्रभुता या उसकी मर्जी या उसकी खुद की पावर। क्लियर, वीटो का ये मतलब होता है, जैसे आप लोगों के पास एक वीटो पावर होती है, हमारे ग्रुप में आप लोग जुड़ते हो, कि आप जिसको चाहे उसको मैसेज कर सकते हो, या आपको कोई चाहे मैसेज करे या ना करे, ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो उसको जवाब दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, तो ये आपके पास आपकी अपनी वीटो पावर है। क्लियर, उसी तरीके से राष्ट्रपति के पास भी वीटो पावर है, कई तरीके की हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति को पढ़ेंगे कि पॉकेट वीटो क्या है, जेबी वीटो क्या है, समझ गए, इन सारे वीटोज़ को पढ़ेंगे। बट यहाँ समझना ये है कि जो ये विधेयक जाएगा, इसमें इसको सहमति देनी ही देनी है। मतलब ये अपने पास रोक कर नहीं रख सकता, और ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए इसे भेज सकता है। अर्थात ये नहीं कहेगा कि आप एक बार इसे पुनर्विचार करके लाइए, या ये एक बार ये नहीं कहेगा कि ठीक है कुछ समय बाद हम बताएंगे। इसको अपना वीटो का उपयोग नहीं करना है, अर्थात इसे बिना सोचे समझे इस पर अनुमति दे देनी है। क्लियर, काफ़ी एक्सेप्शनल चीज़ है, तो अपवाद स्वरूप चीज़ें, तो आपको ये याद रखनी है। इतनी बातें आप समझ गए। अब अगला हमारा पॉइंट है कि राष्ट्रपति जब इस पे अपनी सहमति दे देगा, तो ये विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। अर्थात बिल से ये क्या बन गया, एक्ट बन गया। तो अब आप समझ गए कि एक्ट बनने का प्रोसेस क्या होता है। सामान्य तौर पर आपने इतनी चीज़ें इसमें जान ली। क्लियर, कि वास्तव में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। अब हम ये जान लेते हैं कि वास्तव में संशोधन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। क्लियर, जब आप संशोधन के टाइप समझ जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस संशोधन के अंतर्गत ये होता है, इसके अंतर्गत ये होता है, इसमें ये चीज़ें शामिल हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर, देखो अभी आपने पढ़ा था ना कि संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 दिया गया है संविधान के संशोधन से संबंधित। क्लियर, तो 368 के आर्टिकल में ये बताया गया है कि संविधान का जो संशोधन है वो 2 तरीके से हो सकता है। क्लियर, लेकिन 368 के अलावा कई सारे ऐसे उसमें आर्टिकल्स हैं
जिसमें एक और बात की गई है कि संविधान में कई सारे ऐसे प्रोविजंस, उनका संशोधन संसद के साधारण बहुमत से भी किया जा सकता है। क्लियर। अब आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि साधारण बहुमत के अंतर्गत कौन कौन से प्रोविजन आते हैं, साथ ही अन्य दो जो हैं प्रोविजंस, मतलब विशेष बहुमत और विशेष प्लस आधे राज्य, उनसे संबंधित कैसे प्रश्न आ सकते हैं, तो ये आपसे पूछ सकता है। क्लियर। तो हम पहले देख लेते हैं कि वास्तव में कितने टाइप के फिर हो गए। तो दो ऊपर वाले, एक ये, अर्थात 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मेंशन कितने हैं? 2। दूसरा है विशेष बहुमत और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। देखो, मैं बार बार आपको यही याद दिला रहा हूँ, आधे राज्य आधे राज्य, तो कंफ्यूज नहीं होना कि 2/3 तो नहीं है, आधे तो नहीं है, सॉरी सभी तो नहीं है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। केवल आधे राज्यों की बात की जाती है। और जो तीसरा है वो है साधारण बहुमत के द्वारा। अब आपने इतनी सारी बातें जब देख ली, इतनी बातें जब आपने समझ ली, तो अब आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना, इस पे वो ये पूछेगा कि संसद के साधारण बहुमत के अंतर्गत किन किन को संशोधित किया जाता है। एक तो ये प्रश्न बनता है। दूसरा जो बनते हैं प्रश्न, मतलब जो संशोधित किए जाते हैं, उन पे इंडिपेंडेंट रूप से प्रश्न पूछा जाता है कि नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति विशेष बहुमत से होती है या विशेष प्लस आधे राज्यों से होती है, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हो। विधान परिषद का निर्माण व उत्साधन जो होता है वो विशेष बहुमत से होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको वहाँ पर भी ये पता होना चाहिए कि नहीं भाई साहब, ये भी साधारण बहुमत से है, नागरिकता भी साधारण बहुमत से है, विधान परिषद और विधान मंडल भी साधारण बहुमत से है। क्लियर। तो अब हम इस लिस्ट को देख ले रहे हैं और आप इस लिस्ट को याद कर ले। ऑलरेडी आप लोग नोट्स तो बना ही रहे होंगे, तो इस लिस्ट को आपको याद करना है। इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और काफ़ी सरल लिस्ट है। देखिए, कई सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखने में भले वो जटिल लगती हों, लेकिन वो जटिल होती नहीं है, वो उतनी ही सरल होती हैं। समझ गए। तो आप देख सकते हो कौन कौन सा है। पहला क्या है? पहला ये है कि यह राज्यों का नए राज्यों का प्रवेश या गठन से संबंधित जो भी प्रोविजंस होंगे वो साधारण बहुमत के अंतर्गत ही संशोधित किए जाएंगे। दूसरा है नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र, सीमाओं पर संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन, ये सब भी साधारण बहुमत का ही पार्ट है। क्लियर। तीसरी बात है कि राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति भी साधारण बहुमत का पार्ट है। अब आपको याद होना चाहिए कि जब नए राज्य बनते हैं या किसी राज्य को समाप्त किया जाता है, क्लियर, तो ये सब साधारण बहुमत के अंतर्गत आते हैं। राज्य विधान परिषद, आपको पता है कि वर्तमान में कितने राज्यों में राज्य विधान परिषद है? लगभग शायद 6 से या 9, अभी हम आपको बता देंगे, 6 या 9 के आसपास है। तो उनमें राज्य विधान परिषद है, तो उस किस में निर्माण होता है, किस में निर्माण नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि आपको पता हो कि आंध्र प्रदेश की सरकार वास्तव में अपने यहाँ की विधान परिषद को समाप्त करना चाहती है। क्लियर। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। अगला है दूसरी अनुसूची, अर्थात राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि की उपलब्धियां, वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार से संबंधित जो बातें हैं वो सब के सब दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। और इसमें भी जो संशोधन किया जाएगा वो वास्तव में किस पे आधारित होगा? इसमें भी जो संशोधन किया जाएगा वो वास्तव में साधारण बहुमत पर आधारित होगा। क्लियर। संसद में जो गणपूर्ति है, गणपूर्ति का मतलब कोरम, कि इतने प्रेजेंट अगर बच्चे होंगे तो ही हम क्लास लेंगे, तो ही हम पढ़ाएंगे। तो संसद में जो गणपूर्ति है उसको भी संशोधित अगर करना है तो साधारण बहुमत से होगा। अब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि संसद में कितनी गणपूर्ति होनी चाहिए? तो 1/10 टोटल सदन की, मतलब जैसे आप देख रहे हो ना, 552 मेंबर हैं लोकसभा में, तो इसका 1/10 हुआ लगभग 56 मेंबर। क्लियर। उसी तरह राज्यसभा में 250 हैं, तो इसका मतलब हुआ 250 में 25 मेंबर। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें होंगी गणपूर्ति की। अब बात आती है संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, ये भी साधारण बहुमत से। संसद में प्रक्रिया जो नियम हैं ये भी साधारण बहुमत से। संसद में अगर अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना है या नहीं करना है, इसके अमेंडमेंट से संबंधित प्रोविजंस भी साधारण बहुमत में आते हैं।
अगला है राजभाषा का प्रयोग। ऑलरेडी हमने आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या डिफरेंस होता है, तो हमने इसको काफ़ी डिटेल में अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दिया है। आप वहाँ पे जाके इसे देख सकते हैं। हमने काफ़ी अच्छे से पूरी बातें ढंग से उसमें लिपिबद्ध कर दी थी ताकि आपको दिक्कत ना हो दोनों के डिफरेंस को लेकर। क्लियर। 10वां पार्ट है नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है सीए और एनआरसी से संबंधित विवाद चल ही रहा है, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, मतलब जो परिसीमन है उसको डिसाइड करना कि कौन सा इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत आएगा और कौन इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत नहीं आएगा। इतनी बातें आप समझ गए। फिर है केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके निर्माण से संबंधित प्रोविजंस भी इसी के साधारण बहुमत के अंतर्गत संपादित किए जाते हैं। अगला है 5वीं अनुसूची, अर्थात अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित जो भी प्रोविजंस हैं उनको भी साधारण बहुमत के अंतर्गत संशोधित किया जाता है। लास्ट है हमारा 6ठी अनुसूची, अर्थात जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को भी साधारण बहुमत से संशोधित किया जाता है। अब आपको लग रहा होगा सर इतने तो याद ही नहीं रहेंगे, तो देखो ऐसे याद किया करो। एक तो जितने भी वेतन भत्ते हैं वो साधारण बहुमत से, समझ गए। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग वो भी साधारण बहुमत से। संसद में राजभाषा का प्रयोग वो भी साधारण बहुमत से। केंद्र शासित प्रदेश साधारण बहुमत से। साथ ही आप बताइए नागरिकता की प्राप्ति समाप्ति साधारण बहुमत से। विधान परिषद का निर्माण उत्साधन साधारण बहुमत से। नए राज्यों का प्रवेश या गठन साधारण बहुमत से। दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, ध्यान देना 7वीं अनुसूची नहीं है इसमें। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ क्योंकि 7वीं अनुसूची को विशेष प्लस आधे राज्यों की सहमत चाहिए होती है, समझ गए। तो इतने सारे मोटे मोटे प्रोविजंस आपको पता हैं, ये सब किस में आते हैं, साधारण बहुमत के अंतर्गत। क्लियर। तो अब आप जब इतनी सारी बातें आपने देख लें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, समझ गए। अब जब इतनी बातें याद हो गई तो अब हम अपना अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। तो हमने साधारण बहुमत कंप्लीट कर लिया। अब इसमें हमें क्या देखना है, इसमें भी ज़्यादातर जो संशोधन होते हैं, कहने का मतलब कि संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं उसमें अधिकांशतः संसद के विशेष बहुमत के द्वारा ही किए जाते हैं। क्लियर। अब विशेष बहुमत वास्तव में होता क्या है, ऑलरेडी हमने आपको पीछे बता दिया है, बट यहाँ आपको समझ लेना है कि कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत, मतलब 2/3 की यहाँ पे बात की जा रही है। आप ये मत समझना कि यहाँ पे आधे सदस्यों की बात की जा रही या 3/4 की बात की जा रही या सभी की बात की जा रही, 2/3 की बात की जा रही। क्लियर। अब बात आती है कुल सदस्य संख्या वास्तव में होती क्या है। तो कुल सदस्यों से आशय ये है कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या, फिर चाहे उसमें रिक्तियां हों या अनुपस्थिति हो। कहने का मतलब कि टोटल मान लो 552 हैं। क्लियर। उन 552 में अगर 510 भी आए हैं तो अब इसका 2/3, समझ गए। तो ये चीज़ें आप समझ गए। बाकी इसमें कौन कौन संशोधित होते हैं, तो इसमें ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत बात ये कही गई है कि चाहे मूल अधिकार हो, चाहे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हों, ये तो विशेष बहुमत में आएंगे ही आएंगे, लेकिन वो सभी प्रोविजन जो ना तो साधारण बहुमत में संशोधित होते हैं, जो ना तो विशेष प्लस आधे राज्यों में संशोधित होते हैं, वो भी सबके सब इसी में आएंगे। मतलब जो शेष बचे इन दोनों से, वो सब के सब यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें संसद के विशेष बहुमत में। तो अब आप समझ गए कि सबसे बड़ी लिस्ट तो इसी की हुई ना। उसमें तो मान लो 15 प्रोविजंस हैं, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों में हो सकता है 7 से 8 हों, तो 15 7 22 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी प्रोविजंस बचेंगे वो सब के सब आएंगे संसद के विशेष बहुमत में। इतनी बातें आप समझ गए। उम्मीद है आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर। चलिए, अब इतनी सारी बातें जब आप समझ गए तो हमारा अंतिम बचता है संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये।
आधे राज्यों का समर्थन का मतलब ये होता है कि अन्य का जो प्रभाव है वो उतना नहीं रहता। मतलब कि अगर केवल आधे राज्यों से समर्थन दे दें तो बाकी जो राज्य बचते हैं 13 से 14 स्टेट, वो ना भी दें तो कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, वो जो भी करना उनको करने दो। क्लियर? आपको लग रहा होगा सर ऐसा क्या कभी कोई घटना ऐसी घटी है? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि जब जीएसटी आया था तो पश्चिम बंगाल उस पर वोटिंग नहीं कर रहा था, और भारत सरकार की उस समय जो संख्या थी वो कितनी थी? 14 स्टेटों ने समर्थन कर दिया था, बट एक स्टेट और चाहिए था ना। क्यों? क्योंकि उस समय 29 स्टेट होते थे, तो 14 से तो 28 ही हो रहे, तो एक चाहिए ताकि आधे राज्य हो जाएं। तो पश्चिम बंगाल ने फिर लास्ट में उसमें संशोधन के लिए अपनी मंजूरी दी थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न मैंने आपको बताया। चलिए, अब बात आती है कि विधेयक को स्वीकृत देने के लिए राज्यों के पास कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। मतलब वही बात है ना, ऐसा नहीं है कि आधे राज्यों की बात की गई है तो आधे राज्य तुरंत अगले ही दिन अपनी सहमति दे देंगे। चाहे अगले दिन दें, चाहे 2 महीने बाद दें, चाहे 2 साल बाद दें, चाहे 3 साल बाद दें या 5 साल बाद दें, कोई उस पर टाइम लिमिट नहीं लगाई गई। समझ गया? अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इससे संबंधित प्रोविजंस हैं कौन कौन से? तो इससे संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, मतलब निर्वाचन और निर्वाचन करने की जो प्रणाली है, प्रणाली का मतलब कि इसके निर्वाचन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उससे संबंधित प्रोविजंस की बात का जो निर्धारण होगा वो संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन से ही होगा, अगर संशोधित करना हुआ तो। क्लियर? दूसरा है केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, मतलब कुछ पावर्स केंद्र को ट्रांसफ़र कर देना, कुछ अधिकतम पावर्स स्टेट को ट्रांसफ़र कर देना, ये सब भी डिसाइड होगा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन से। क्लियर? अगला पॉइंट आता है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जो कार्य क्षेत्र हैं या उनमें जो गठन से संबंधित जो प्रोविजंस हैं, नियुक्तियों से संबंधित जो प्रोविजंस हैं, उनका भी अगर आपको संशोधन करना है तो वो सब विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से आएगा। क्लियर? केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, अर्थात पहले वाली लाइन से ही संबंधित है कि कौन से विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है और किन विषयों पर राज्य कानून बना सकता है, इनका डिवाइडेशन करना। क्लियर? वस्तु एवं सेवा कर परिषद, मतलब जीएसटी काउंसिल का जो गठन है उसको भी 101 अमेंडमेंट के अंतर्गत संविधान के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अंतर्गत ही संशोधित किया जा सकता है। समझ गए? छठा पॉइंट है 7वीं अनुसूची से संबद्ध विषय। अभी आपने पढ़ा था ना कि दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची ये सब किस में आते हैं? साधारण बहुमत में। ध्यान देना, साधारण बहुमत। आपने अभी देखो यहाँ पे देखा है ना, एक मिनट, ये देखो छठी अनुसूची आपने यहाँ देखा, 5वीं अनुसूची आपने देखा, फिर आपने यहाँ पे कौन सी अनुसूची देखा था बताइए? ये देखिए दूसरी अनुसूची, और ये सब साधारण में आते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अच्छा वो सब के सब किस में थे? साधारण में। लेकिन 7वीं अनुसूची किस में है? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन में। क्लियर? 7वां पॉइंट है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। जैसे इस समय 28 राज्य हैं, तो इन 28 राज्य से राज्यसभा में कौन कौन से राज्यों का पार्टिसिपेशन है, ये सारी चीज़ों को इंश्योर किया जाता है। 8वां और अंतिम पॉइंट है स्वयं संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति, मतलब स्वयं ही आर्टिकल 368 भी किसके अंतर्गत आता है? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन के अंतर्गत। मतलब अगर संशोधन की प्रोसेस को भी चेंज करना है ना, तो भी आपको 368 प्लस आधे राज्यों का समर्थन लेना पड़ेगा। इतनी बातें आप समझ गए? चलिए, अब इतनी बातें आप समझ गए तो हमारा ये पॉलिटी का जो पोर्शन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम पॉलिटी के बाद जो अपना नया पोर्शन शुरू कर रहे हैं वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। देखो हम चाह रहे हैं ना कि आपको हर एक चीज़ से टच कराते चलें। टच कराने का मतलब क्या है कि आपके मन मस्तिष्क में हर एक चीज़ के लूप होल्स ओपन हो जाएं, ताकि आपको हर एक विषय की गहन समझ बन जाए।
दूसरी बात, हम चाह रहे हैं कि अभी हम आपको सब टफ टफ पढ़ा दें। टफ टफ का मतलब कि जिस पे ज़्यादा गहन अध्ययन की ज़रूरत है, जिस पे ज़्यादा गहन समझ बनाने की ज़रूरत है, और जितना हम नज़दीक आते जाएंगे एग्ज़ाम के, उतना ही हम आपको फिर सरल पढ़ाते जाएंगे। क्लियर? या उसको पढ़ाएंगे जो आप डेली सुनते रहते हो, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब मॉडर्न इंडिया, आप हमेशा सुनते रहते हो, तो वो सब हम वहाँ पे लाइट वेट में कराएंगे। जैसे होता है ना कि सुबह सुबह कोई खाना तो खाता नहीं है कि 5 रोटी सुबह सुबह ठूस ली, सुबह चाय पिया, नाश्ता किया। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी उल्टा चल रहा है कि आपको काफ़ी लंबी डाइट दे रहा है ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना आए। क्लियर? तो आप इतनी सारी चीज़ें समझ सकते हो। तो हमारा आज का जो पहला है साइंस टेक, तो इसमें आज हम ये देखेंगे कि वास्तव में टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स क्या होते हैं। उन ऑर्बिट्स के बाद हम ये देखेंगे अपने नेक्स्ट लास्ट टॉपिक में कि आखिरकार जो लॉन्च व्हीकल होते हैं, जो रॉकेट इंजन्स होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। मतलब 2 टाइप्स आज हम जब पढ़ लेंगे तो आप ये मान कर चलिए कि साइंस टेक के संदर्भ में, स्पेस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा जो आज तक आपने नहीं सीखा है। और इसे हम 3D मैपिंग, साथ ही नॉर्मल मैपिंग के जरिए भी सीखने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स को पढ़ते हैं तो पहले तो मन में ये प्रश्न आता है कि आखिरकार ऑर्बिट होता क्या है और ऑर्बिट हम कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3D मैपिंग के जरिए ऑर्बिट्स को समझने का प्रयास करेंगे। और एक बार जब आप ऑर्बिट समझ गए तो वास्तव में आप इस पूरे के पूरे टॉपिक को काफ़ी गहनतापूर्वक समझ बना लेंगे। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं। उन वीडियोस के माध्यम से हम आपको ऑर्बिट समझाने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी हमने इन वीडियोस को अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। बट यहाँ देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्लियर? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ये देखिए आप, ये एक तरीके की आप समझ सकते हो सन है बीच में। क्लियर? और इस सन के चारों ओर ये जो बन रहा है, ये वास्तव में ऑर्बिट है। ऑर्बिट का मतलब एक तरीके का छल्ला है या एक तरीके का चक्र है। कैसे बनना है आप ऐसे देख सकते हो। ये आप देख रहे हो ना कि किस तरीके से, देखिए चारों तरफ ऐसे घूम घूम के ऑर्बिट्स बन रहे हैं। वास्तव में हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे ऑर्बिट बनते हैं। क्यों बनते हैं, ये फिजिक्स में काफ़ी डेप्थ कहानी है, उसे हम कभी आपको पढ़ाएंगे जब मौका मिलेगा, साइंस टेक में ही अगर ऐसी कोई बात आएगी। क्लियर? तो आपने ये चीज़ देख लिया। साथ ही आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, ये देखिए ये हमारा सन है। क्लियर? इस सन के चारों ओर ये अर्थ देखो घूम रही है। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये देखो ये है आपकी अर्थ। यहाँ पे एक चीज़ मैं रोकूंगा, वो ये कि थोड़ा सा और यहाँ पे आए। ये जो अर्थ देखो घूम रही है ना, इस अर्थ के पास में ये जो घूम रहा है, ये क्या है, ये चंद्रमा है। मतलब ये चंद्रमा इसका उपग्रह है। क्लियर? प्राकृतिक उपग्रह। तो ये इसके चारों ओर घूम रहा। और एक चीज़ आप और देख रहे होंगे कि पृथ्वी न केवल सूर्य की परिक्रमा कर रही है बल्कि अपने अक्ष पर भी घूम रही है। तो अपने अक्ष पर घूमना, इसको परिभ्रमण कहते हैं। क्लियर? ये परिभ्रमण काल है और ये परिक्रमण काल है। क्लियर? मतलब चारों ओर घूमना, ये परिक्रमण काल है। ये सारे प्लेनेट घूम रहे हैं। आप एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये हमारा सन है, कितना प्यारा सन, और ये देखिए सारे के सारे वृत्ताकार कक्षा में घूम रहे हैं। इसको दीर्घ वृत्ताकार कक्षा बोलते हैं, मतलब अंडाकार कक्षा बोलते हैं। क्लियर? आप ये देख सकते हो। तो अब आप ये देखिए पहले कि ये सब के सब जो घूम रहे हैं, ये सब ऑर्बिट में हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कई सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर क्या वास्तव में ऐसे छल्ले हमें दिखते हैं स्पेस में। तो ऐसे छल्ले दिखते नहीं हैं, ये छल्ले हमने बनाए हैं, इमेजिन किए, क्योंकि इनका चक्कर ऐसे घूमता है। जैसे सपोज करो कि आप जब एक रस्सी को घुमाते हो पानी की बाल्टी के साथ, बचपन में काफ़ी बार घुमाया होगा, तो रस्सी तो दिखती है बट उसके आसपास जो वो चक्र बनता है, क्या वो कभी आपने देखा है। या जैसे आपका फ़ैन है, फ़ैन जब घूमता है चारों तरफ, तो आप देखते हो कि उसके चारों तरफ एक रिंग बन जाता है। बट जब आप फ़ैन को ऑफ कर देते हो तो आप देखते हो नहीं भाई, वो तो 3 पंखे ही थे। तो क्या चारों ओर वो चक्र कभी बना नहीं, वो इमेजिन करते हैं, क्योंकि उसका फ्लो इतना फास्ट होता है कि वो चक्र ऑटोमेटिक बन ही जाता है। क्लियर? तो या फिर आप लोग जब
स्नान करें, मतलब वॉश में जब बाथिंग करते हैं तो कभी एक काम करना कि जो जिस बाल्टी से आप पानी लेते हो तो उस बाल्टी में हाथ डाल के उसको चारों तरफ इतनी स्पीड में घुमा देना। क्लियर। फिर देखना वो चारों तरफ ऐसा चक्र बन जाएगा और वो बीच में एक छेद बन जाएगा। क्लियर। उसी को ब्लैक होल वैसे बोलते हैं, बट हम उसे अध्ययन करेंगे कभी। समझ गए। तो आप ऐसे देख रहे हो कि ये कैसे, देखिए सारे के सारे इसमें चक्कर लगा रहे हैं। ये है हमारा आप देख रहे हो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। समझ गए। तो ये सारे ग्रह हैं। शनि भी है यहाँ पे, बृहस्पति भी है। समझ गए। ये सारे ग्रह आपको दिखाई पड़े। अब ये ऐसे देख सकते हो आप एक तरीके से कि ये देखिए कैसे सब क्रम में लगे हुए हैं ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, यूरेनस, वरुण वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप ऐसे देख सकते हो। ये हमारी प्यारी पृथ्वी, देखा आपने, ये इधर चंद्रमा है, चारों ओर इसके चक्कर लगा रहा, अपने एक्सिस पे देखो घूम रही है। क्लियर। अब बात आती है इसका अगला, इसे हम देखेंगे आगे ऑर्बिट्स का जब और अध्ययन करेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ देख ली कि वास्तव में ऑर्बिट्स हम कहते किसे हैं, यानी कि आप ऐसे देख सकते हो यहाँ पे पृथ्वी। क्लियर। अब यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज़ को कि सर सेंट्रल पीटल फ्यूगल फोर्स क्या होता है और सेंट्रल इलेक्ट्रिकल फ्यूगल फोर्स क्या होता है, इसमें कन्फ्यूज़न रहती है। तो देखो, जब कोई वस्तु, ठीक है, जैसे मान लो ये सन है हमारा, समझ गए, ये सन है हमारा। अब इस सन के चारों ओर हमने अभी ऑर्बिट देखा, ठीक है। अब इसी चारों ओर ऑर्बिट के बाद पृथ्वी का भी तो अपना एक ऑर्बिट होगा। तो ये सब चारों ओर जब घूमते हैं तो क्या होता है कि जो ये घूम रहा है सेटेलाइट, तो एक फोर्स तो होता है इसके अंदर को लगता है, एक फोर्स होता है इसके बाहर को लगता है। और ये दोनों फोर्स जब एक दूसरे को खींचते हैं ना, तो ही वास्तव में ये यहाँ पे टिक पाता है। अर्थात इस सर्किट में जाने के लिए, इस ऑर्बिट में जाने के लिए वास्तव में हमें एक ऐसे फोर्स की स्थिति की ज़रूरत पड़ती है जो इसको यहाँ पे स्थिर कर दे। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कभी भी सेटेलाइट नहीं गिरता है वहाँ पे। क्यों? जैसे सपोज़ करो आप जब ऐसे रस्सी को घुमाते हो, खूब तेज़ तेज़ घुमाते हो, आपने अगर रस्सी को स्लो कर दिया तो वो गिर जाएगी। क्लियर। बट अगर आप उसको फास्ट करोगे तो क्या होगा कि एक तो बाहर रस्सी की ओर खींचने वाला बल लग रहा है, एक आपके हाथ की तरफ लग रहा है। तो ये दोनों जहाँ पे इक्वल हो जाते हैं वहीं पे वो बाल्टी टिकी रहती है। एक और बात, आप लोगों में से गांव में कई बार नुमाइश देखते होंगे जिसमें आपको सर्कस वाला आता होगा, एक कुएं के अंदर बाइक या कार ये सब चलाता है। तो कैसे चला पाता है? वो वास्तव में इसी फोर्स का इस्तेमाल करता है। मतलब एक फोर्स जो होता है उसे बाहर की ओर धकेलता है, दूसरा उसे अंदर की ओर, इसीलिए वो वहाँ पे स्थिर बना रहता है। समझ गए। तो इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली। देखो, इसको आपको डिटेल में याद नहीं करना है कि सेंट्रल फ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है, कुछ भी नहीं याद रखना है। समझ गए। आपको बस देखना है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। सेंट्रल जो पीटल फोर्स है वो अंदर की तरफ लगता है, ग्रेविटी अर्थ की होती है, उसे रेगुलेट करती है। बाहर की तरफ जो लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जैसे वेलोसिटी अर्थ की रेगुलेट करती है। मतलब ग्रेविटी और वेलोसिटी मिलकर किसी भी सेटेलाइट को एक जगह पर इस्टेब्लिश बनाते हैं या कहें कि उसको गिरने से रोकते हैं। क्लियर। अब आप ऐसी ये इमेज देख सकते हो। थोड़ा सा इसे हम और पीछे करते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट क्या होता है, पोलर ऑर्बिट क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है। इन सब को हम अभी आपको बताएंगे। बट अभी आप बेसिक ये समझिए कि वास्तव में कई सारे ऑर्बिट की स्टेजेस हैं। स्टेजेस का मतलब, जैसे आप ऐसे ये देखिए, आपने यहाँ पे देखा था ना, एक मिनट, हाँ, जैसे ये आपने सोलर सिस्टम देखा था, तो इस सोलर सिस्टम में आपने एक चीज़ देखी थी। क्या देखी थी आपने? जैसे आपने ये अर्थ देखी थी। क्लियर। तो ये सब के सब ऑर्बिट ही तो हैं। जैसे मान लो ये सन के ऑर्बिट हैं सारे सारे। क्लियर। अब सन के जो ये सबसे नज़दीक है तो लो अर्थ ऑर्बिट हुआ, जो इससे थोड़ा ज़्यादा हुआ वो क्या हुआ, मीडियम, जो सबसे ज़्यादा हुआ वो कौन हुआ, हाई। मतलब इन सभी ऑर्बिट्स में जैसे जैसे प्लैनेट चक्कर लगा रहे, उनकी उसी अवस्था या उनकी उसी स्थिति को हम ये कहते हैं कि वो कितने दूर हैं, कितने नज़दीक हैं। तो दूरी और नज़दीकी को ही ऑर्बिट्स के रूप में अलग अलग हमने डिफाइन कर दिया। किसी किसी को हमने लो अर्थ ऑर्बिट कह दिया, किसी को हमने मीडियम अर्थ ऑर्बिट कह दिया, तो किसी को हमने हाई अर्थ ऑर्बिट कह दिया। आप बेसिक रूप से समझ गए।
अब ये हमने सन की बात की, यही स्थिति पृथ्वी की होती है। मतलब अर्थ में भी ऐसे ही सैटेलाइट के कई सारे फीचर हैं, जैसे आप यहाँ पे एक तरीके से समझ सकते हो। ये देखिए, जैसे ये आप देख रहे हो इमेज, इस इमेज में क्या है कि कुछ सैटेलाइट हैं जो अर्थ के नज़दीक हैं, क्लियर। और देखना कुछ सैटेलाइट जो होंगे वो अर्थ से काफ़ी दूर स्थिति में खड़े होंगे, जैसे ये देखिए ऊपर है, काफ़ी दूर है, कुछ इससे ज़्यादा ऊपर है। यहाँ पे एक गलती है, आप में से कोई लोग सोच के बता सकते हो कि इस फिगर में क्या गलती आ रही है। वो गलती है सबसे बड़ी कि इसमें अर्थ ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही है, क्लियर। जबकि आपको अच्छे से पता है कि अर्थ ईस्ट टू वेस्ट मूव नहीं करती, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। मतलब ऐसे मूव करनी चाहिए इस तरफ को, क्लियर, और ये इस तरफ को मूव कर रही है, समझ गए। घड़ी की उल्टी दिशा में अर्थ मूव करती है, तो आप ये देख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑर्बिट्स होते क्या हैं। तो टाइप्स तो हमने देख लिया। अब टाइप्स में भी कई सारे टाइप्स हैं। दो तरह के पाथ मतलब बनाता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट का और इसेंट्रिक ऑर्बिट का। इसेंट्रिक का मतलब इस इलेक्ट्रिकल पाथ, ये आपसे नहीं पूछेगा। जो सबसे नज़दीक पॉइंट होता है उसे पेरिजी कहते हैं, जो दूर का होता है उसे ओपोजी कहते हैं। मतलब ऐसे आप समझो, देखो जैसे आपने ये देखा ना कि इसमें ये जो सबसे नज़दीक का यहाँ का जो पॉइंट होगा, इस जगह का जो ये पॉइंट होगा यहाँ पे, क्लियर, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका, बताइए क्या होगा, ओपोजी, क्लियर। ये जो सबसे दूर का होगा ये क्या होगा, पेरेजी, क्लियर। तो ये चीज़ें आप समझ गए कि ओपोजी क्या होता है, पेरेजी क्या होता है। कि मतलब जो सब, सॉरी उल्टा मैं बोल गया, पेरेजी जो है वो सबसे नज़दीक का है और ओपेजी जो है वो सबसे दूर का है, क्लियर। कंफ्यूज मत होइए, गलती हो गई, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिट। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट का क्या मतलब है। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट का मतलब ये होता है कि हम जो सैटेलाइट अर्थ के बाहर भेजते हैं, समझ गए, उन सैटेलाइट्स को स्टेजेस के हिसाब से, मतलब उनको स्थापित करने के हिसाब से, मतलब उनको दूरी के अनुरूप स्थापित करने के हिसाब से कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है। तो उसे मूलतः वास्तव में 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है और इन्हीं 3 टाइप के अंतर्गत सारे ऑर्बिट आ जाते हैं। जैसे आप पढ़ते हो ना कि अर्थ को जब हम डिवाइड करते हैं तो कई परतों में डिवाइड करते हैं ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ऐसे हम डिवाइड करते हैं। तो उसी तरह से अर्थ के बाहर के क्षेत्र को भी हम डिवाइड करते हैं ऑर्बिट्स में, और उन ऑर्बिट्स को भी हम डिवाइड करते हैं सैटेलाइट ऑर्बिट्स के रूप में, क्लियर। तो इन्हीं सैटेलाइट्स ऑर्बिट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट, क्लियर। ये 3 ऑर्बिट हो गए। अब हम ये देख लेते हैं वास्तव में लो अर्थ ऑर्बिट की क्या सिचुएशन है। 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक के जो ऑर्बिट्स होंगे वो वास्तव में कहलाएंगे लो अर्थ ऑर्बिट, क्लियर। आपको लग रहा होगा सर ये ऊंचाई का मतलब नहीं समझ में आया, तो देखो ऐसे आप समझो, जैसे आप ये देख रहे हो, क्लियर। अब इसमें आप फिगर में कई सारी चीज़ें देख रहे हो। पहला लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट आपको ये दिख रहा है, क्लियर। ये जो ग्रीन कलर का है ना, एक तरीके से आप ऐसे समझो, ये आपका जो दिख रहा है ये वाला ग्रीन कलर का, ये आपका है लो अर्थ ऑर्बिट, समझ गए। लो अर्थ ऑर्बिट कैसे है, लो अर्थ ऑर्बिट है मतलब ये सबसे नज़दीक है पृथ्वी के। आप देख रहे हो ना कि सबसे पहले छल्ला कौन सा बना था, लो अर्थ ऑर्बिट का, क्लियर। फिर इसके बाद छल्ला अलग अलग बने हैं, हाईली एलिप्टिकल, पोलर ऑर्बिट, समझ गए। तो लो अर्थ ऑर्बिट का जो ये छल्ला है वास्तव में ये सबसे नज़दीक का है, क्लियर। फिर आता है कौन सा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंतर्गत आप एक तरीके से पोलर ऑर्बिट को ले सकते हो, क्योंकि ये लो और मीडियम के मध्य की अवस्था है, क्लियर। फिर आता है हाई एलिप्टिकल ऑर्बिट। हाई एलिप्टिकल ऑर्बिट जो होता है वो वास्तव में सबसे दूर का होता है, लगभग 36,000 किलोमीटर का, क्लियर। तो दूरी के हिसाब से आप समझ गए कि अर्थ से कितना कितना कौन दूर है, उससे हम ऑर्बिट की संज्ञा दे देते हैं। आपने ये सारी चीज़ें देख ली। एक तरीके से आप यहाँ पे भी ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये दूरियां हैं, क्लियर,
बाकी हम इनको आपको आगे पढ़ाएंगे ही डिटेल में, ये क्या होती हैं क्या नहीं होती किस तरीके से, समझ गए। तो आप यहाँ पे समझ गए कि 160 से 2000 किलोमीटर की जो ऊंचाई है उसको लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ सकती है और कई बार पूछा भी है, खासतौर पर जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस पे यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ पर ऑर्बिट चक्कर लगाता है, मतलब कि एक सेटेलाइट को इस अर्थ का चक्कर लगाने के लिए, ताकि वो गिरे ना नीचे, कितनी किलोमीटर की स्पीड से, ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड। सोचो, एक सेकेंड में 8 किलोमीटर की दूरी ये चल सकता है। क्लियर? अर्थात इसकी स्पीड काफ़ी कम है, सॉरी इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। क्लियर? अब यहाँ पे एक बात आपको समझना पड़ेगा, जितनी ऊंचाई कम होगी, मतलब जितना पृथ्वी के नज़दीक का ऑर्बिट होगा वो उतनी ही ज़्यादा स्पीड से चलेगा, और जितना ही दूर होगा उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती है। जितना आप अर्थ के नज़दीक होगे उतना ही आपको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का सामना करना पड़ेगा, और उस गुरुत्वाकर्षण बल को एलिमिनेट करने के लिए आपको अपने वेग को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? तो यही चीज़ है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा और वेलोसिटी भी हमें उतनी ही ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, ताकि क्या हो, ताकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को वो कैंसल आउट कर सके। समझ गए? अब यही लो अर्थ ऑर्बिट जब ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है तो इसे ध्रुवी कक्षा ऑर्बिट या फिर पोलर ऑर्बिट कहते हैं। आपको लग रहा होगा सर ये पोलर ऑर्बिट कहाँ पे है, तो देखो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये है आपका क्या, लो अर्थ ऑर्बिट आपने पढ़ा। क्लियर? ये है आपका पोलर ऑर्बिट। क्लियर? पोलर ऑर्बिट ये आपका देख रहा है ना, ये ऑर्बिट ये है पोलर ऑर्बिट, ये आप ऐसे देख रहे हो ये ब्लू कलर का, तो ये जो है ना ये पोलर ऑर्बिट है। आपको लग रहा होगा पोलर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर से गुजरता है। अब यहाँ पे एक बात बता दूँ, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल वास्तव में पृथ्वी के एक्चुअल पोल से होके नहीं गुजरता है, उसके थोड़ा सा बगल से होके गुजरता है। क्लियर? और आपको पता है ये अर्थ तो यहाँ पे टिल्ट है 23.5 डिग्री, तो इसलिए इसके बगल से होके गुजर रहा है। तो आप ये समझ गए पोलर ऑर्बिट क्या होता है। पोलर ऑर्बिट जब आपने देख लिया, देखो यहाँ पे बस समझना है, अगर आप ये धीरे धीरे समझते रहे ना तो आप चीज़ें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओगे। जैसे ये देखो, ये पोलर ऑर्बिट का ही एक तरीके का टाइप है। क्लियर? ये एक्सिस है, बीच से पोलर ऑर्बिट है, बट ये एग्जांपल जियो सिंक्रोनस का है, हम उसे बताएंगे अभी आपको। तो आपने ये इसके फीचर देख लिए। ये देखिए आप, लो अर्थ ऑर्बिट आपने देखा ना 1000 किलोमीटर से ज़्यादा होती है, 160 से 2000 किलोमीटर आपने पढ़ा था ना, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट होती है सबसे नज़दीक की। ये पृथ्वी की एक्सिस है, नॉर्थ एंड साउथ। ये देखो पोल है। क्लियर? अब इसी पोल में क्या था, अभी आपने पढ़ा था, यहाँ से पोलर ऑर्बिट ऐसे गया। क्लियर? तो ये जो पोलर ऑर्बिट है ये अलग हो गया। समझ गया? मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल से होके गुजरता है। आपने इतनी चीज़ें देख ली। 24 घंटे की अवधि उपग्रह पृथ्वी के एक से अधिक बार चक्कर लगा सकता है। मतलब अब आप बताओ मोटे तौर पर कि जब ऑर्बिट छोटा है, क्लियर, पृथ्वी ये है और स्पीड इसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो एक बार में कई बार चक्कर लगा जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि 8 किलोमीटर पर सेकेंड की उसकी रफ्तार है। अब यहाँ पे मैं आपको मैथ देखो नहीं पढ़ा रहा हूँ कि पृथ्वी का वर्ग कितना है, ठीक है, 90 मिनट में चक्कर लगा लेता है, मतलब पूरी पृथ्वी का चक्कर ये 90 मिनट में लगा लेगा। अब सोचो 24 घंटे में तो कई बार लगा लेगा भाई, 1.5 घंटे में जब एक बार चक्कर लगा लेता है तो 24 घंटे में तो काफ़ी बार चक्कर लगा लेगा, लगभग 10 से 12 बार चक्कर इसके आराम से लग जाएंगे। क्लियर? तो ये चीज़ यहाँ समझनी है कि स्पीड जब ज़्यादा होती है और वृत्त जब छोटा होता है तो चक्कर काफ़ी बार लग सकते हैं। पृथ्वी के अधिकांश क्षेत्रों का काफ़ी नज़दीक से नज़र रखते हैं। अधिकांश क्षेत्रों का मतलब कि जो जीपीएस वगैरह हम यूज करते हैं ना अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस में या करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप देखते होंगे कि हम जो मैपिंग के लिए 3D एनिमेशन यूज करते हैं अर्थ का, वो वास्तव में इसी का पार्ट है। क्लियर? तो ये इसके क्षेत्रों को काफ़ी पास से, काफ़ी नज़दीक से अच्छे से मैपिंग कर पाता है। जैसे जीपीएस हो गया या मैपिंग की बातें हो गई, निगरानी अभियान हो गए,
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो हो गया, हबल टेलीस्कोप हो गया, एस्ट्रोसैट सहित जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं या जो जासूसी उपग्रह हैं, उन सब का अध्ययन काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। क्लियर, मतलब वो नज़दीक में रह के। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसमें हमने अपने नाविक का इस्तेमाल किया था इसी चीज़ को लेकर, पाकिस्तान की उस टेरिटरी को देखने के लिए जहाँ पे वो लोग कब्जा किए हुए थे। क्लियर, और हमने वहाँ पे आतंकियों को मार गिराया था। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट के कारण ही संभव हो पाया। अब बात आती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। हमने पढ़ा 160 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट। तो मीडियम क्या होगा, उससे कम होगा या ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। कितना होगा? 2000 से लेके 35,786 किलोमीटर तक। आपको लग रहा होगा कि सर ये 35,786 किलोमीटर याद रखना है, तो बिल्कुल याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इसी पे बनता है। और आपको कंफ्यूज हो जाते हो, 25,000 किलोमीटर यहाँ दे देता है तो आप गलत कराते हो। तो आपको याद रखना है 35786, मतलब 35,786 किलोमीटर है। इसमें क्या होता है कि 8 किलोमीटर पर सेकेंड से लेके 3 किलोमीटर पर सेकेंड तक की स्पीड होती है। कहने का मतलब ज़्यादा से कम। अब जब कम स्पीड होगी तो बताइए कहाँ पे होगी? जब दूरी सबसे ज़्यादा होगी। कम स्पीड कहाँ होगी? जहाँ दूरी सबसे ज़्यादा होगी। ज़्यादा स्पीड कहाँ होगी? जहाँ दूरी सबसे कम होगी। समझ गए? इसमें वास्तव में जीपीएस जैसे आते हैं पोर्शन, मतलब वही जो वहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे कुछ बहुत आते हैं। लेकिन मीडियम ऑर्बिट्स के भी दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स का मतलब मैंने अभी आपको बताया ना, 2000 से लेके 35,786, तो इसकी कोई लिमिट्स तो होती होगी ना। तो एक है सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट, दूसरा है मोलेनिया। देखो आपको ये याद नहीं रखने मोटे तौर पे, जो आपको याद रखना है वो हम आगे अभी आपको बताएंगे। ये बस हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं ताकि आप ऑर्बिट्स का बेसिक फीचर समझ सको। कोई अगर आपसे पूछे, आपके माता पिता, कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आप इसरो पे जब भ्रमण करने जाएंगे तो वहाँ ये मत चिल्लाने लगना कि भाई साहब ऑर्बिट क्या होता है, तो आपसे ये कहेगा कि आपको आईएएस बनाया किसने था। क्लियर, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होते हैं और मोलेनिया ऑर्बिट्स क्या होते हैं। सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट में वास्तव में स्पेसिफिक लोकेशन 2 बार दिन में दिखाई पड़ती है। मतलब हम जब भी इस पे चक्कर लगाते हैं ना तो ये एक स्पेसिफिक लोकेशन को बताते हैं और उस चीज़ को दिन में हम 2 बार देख पाते हैं। क्लियर, ज़्यादातर वास्तव में सेटेलाइट इसी पे छोड़े जाते हैं। मतलब ये सेटेलाइट 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। मतलब ना 2000 ना 35,786, इसके बीच के मार्ग पे लगभग 20,200 किलोमीटर पे। समझ गए? अब बात आती है कि इस ऊंचाई पर उपग्रह लगभग 12 घंटे में अपनी कक्षा पूर्ण कर लेते हैं। 12 घंटे में, ध्यान देना, 12 घंटे के अंदर अंदर अपनी कक्षा पूरी कर लेता है। तो आप बताइए दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 होते हैं। तो 2 बार करेगा कि 1 बार करेगा? 2 बार करेगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अगला है, इसका काम क्या है? इसका काम होता है कि नेविगेशन का, मतलब जो हम लोग मैपिंग वगैरह करते हैं ना, जोमेटो से जब कुछ आप मंगाते हो या अमेज़न फ्लिपकार्ट से जब आप मंगाते हो तो कोई चीज़ को आप जब देखते हो कि वास्तव में कहाँ तक हमारा आइटम पहुँचा, तो उन सबको हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट या लो अर्थ ऑर्बिट के अंतर्गत ही समझ पाते हैं। संचार और अंतरिक्ष वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए, मतलब जो हबल टेलीस्कोप वगैरह है वो सब यहीं पे है। संचार का मतलब क्या हुआ? जो आप फ़ोन वगैरह करते हो ना, तो इसके जो नेटवर्क्स प्रोवाइड कराए जाते हैं वो वास्तव में यहीं पे होते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी मीडियम अर्थ ऑर्बिट के। क्लियर, ऐसे आप समझ सकते हो। देखिए ये वास्तव में क्या है? हमारी अर्थ है प्यारी सी। अब अर्थ के पास में ये देखिए सबसे नज़दीक में आपको मिला ना लो अर्थ ऑर्बिट। क्लियर, फिर इसके आगे आपको मिला कौन सा? मीडियम अर्थ ऑर्बिट। क्लियर, अब मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बाद आपको कौन सा मिला? हाई अर्थ ऑर्बिट। क्लियर, अब हाई अर्थ ऑर्बिट में ही कई सारे टाइप्स हैं जिसमें आप पढ़ते हो जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस। क्लियर, या फिर जियो इक्वेटोरियल सिंक्रोनस ऑर्बिट। क्लियर, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट क्या होते हैं। इतनी चीज़ें आप समझ गए कि नज़दीक का मतलब ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। समझ गए? चलिए, इनका परिक्रमण काल जो होता है 2 से 24 घंटे होता है। मतलब जो अभी हमने आपको बताया कि जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट होते हैं वो दिन में 2 बार कैसे होते हैं। क्लियर, जैसे कई सारे एग्जाम्पल हैं
टेलीस्टार है, जीपीएस है, ग्लॉसनास है, गैलीलियो है आदि ये नेविगेशन प्रणाली है। आपको पता है जीपीएस यूएसए का है, ग्लॉसनास कहाँ का, रसिया का, गैलीलियो यूरोप का। क्लियर। बाकी टेलीस्टार कहाँ का, ये आप गूगल पे सर्च कर लेना। क्लियर। चलिए सोचते हैं कुछ काम आपको भी दिया करें, क्योंकि आप तो बस पढ़ते ही रहते हो, थोड़ा बहुत आप भी गूगल चलाया करो। बेचारा मार्क जुकरबर्ग क्या करेगा, समझ गए। चलिए अब बात आती है, इतनी देर से आप पढ़ रहे हो परिक्रमण परिभ्रमण। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि परिक्रमण और परिभ्रमण क्या होता है, तो पहले आप ऐसे देख लो यहाँ पे मैपिंग के जरिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ परिक्रमण और परिभ्रमण क्या होता है। तो आपने देखिए यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये जो अर्थ चक्कर लगा रही है, किसके चारों ओर चक्कर लगा रही, सन के चारों ओर चक्कर लगा रही। तो ये सन के चारों ओर अर्थ का चक्कर लगाना, ये हो गया परिक्रमण। मतलब ये जितने भी ग्रह हैं ना, ये सब चक्कर लगा रहे, इन सबको कहते हैं परिक्रमण काल। क्लियर। साथ ही आप यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हो कि अर्थ अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है। देख रहे हो अपनी एक्सिस पर बार बार घूम रही, इसको कहते हैं परिभ्रमण काल। क्लियर। आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे आप देखिए यहाँ पे इमेज में, जैसे ये आपका देखो है, ये सेटेलाइट घूम रहा है, अर्थ भी देखो घूम रही है। क्लियर। और इसमें देखो अर्थ सही घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो इसको कहते हैं परिभ्रमण। वहाँ पे जो घूम रही है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परिक्रमण काल। क्लियर। जैसे ये उल्टा है ना, इसको परिभ्रमण कहेंगे, समझ गए। बट ये उल्टा है, देखो मैं बार बार बता दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में गलत चीज़ें कोई भी ना जाए, समझ गए। चलिए आप समझ के परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है। अब यहाँ ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं, मैंने ऑलरेडी परिभाषा लिख दिया। अभी आपने देखा था सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट, उसी का उसी का एक और पार्ट था मोलेनिया। मोलेनिया क्या है, इसकी खास बात ये होती है कि इसकी एंट्रीसिटी काफ़ी अच्छी होती है। एंट्रीसिटी का मतलब क्या है कि व्यापकता काफ़ी ज़्यादा होती है। व्यापकता का मतलब फोकस, जैसे मान लो ये ऑर्बिट है, तो ये छोटे से एरिया में लगभग इतने बड़े एरिया को कवर कर लेता है, समझ गए। इसीलिए इसे इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट भी इसे कहते हैं। और यहाँ पे कई सारे रेडियो सैटेलाइट्स को छोड़ा जाता है। रेडियो सैटेलाइट्स का मतलब जो एफएम वगैरह आप सुनते हो ना, इन सब के लिए इस सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है। आपने इतनी बातें देख ली। अब हमारा आता है हाई अर्थ ऑर्बिट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हाई अर्थ ऑर्बिट। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में आपसे क्वेश्चन पूछेगा और यहीं से आपको सच में कह सकते हो कि साइंस टेक को समझना चाहिए। हाई अर्थ ऑर्बिट का मतलब है HEO। ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, मतलब भूतुल्यकालिक या भूसमकालिक ऑर्बिट। देखो हिंदी याद करना काफ़ी जटिल होता है साइंस टेक में, इसलिए हिंदी नहीं याद करनी चाहिए। मैं हमेशा आपको कहूँगा इंग्लिश ही याद रखना, क्योंकि बार बार ऑर्बिट को जब आप कक्षा बोलोगे तो आपको अपनी क्लास याद आएगी जो बचपन में आपने कभी पढ़ी होगी, इसलिए ऑर्बिट ही बोला करो। क्लियर। अगला है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, या फिर इसी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को कहते हैं जियो सिंक्रोनाइज इक्वेटोरियल ऑर्बिट। नाम समझ में आ रहा है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब ये होता है भूमध्य रेखी कक्षा या भूमध्य सागरी कक्षा। क्लियर। तो देख लेते हैं, जैसे आप ये देखते हो शक्तिमान को, आपने आप में से कितने सारे लोगों ने देखा है, उसमें जो आता है ना दिग्ध दिगंब और कंद ये महान, आर्यमान है, आर्यमान में भी दिखाया है, शक्तिमान में भी ये चीज़ दिखाते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हो एक तरीके से। यहाँ पे देखिए ये शक्तिमान जब बनता था ना, आपने देखा होगा, तो ऐसे उसमें चक्र बन जाते थे। शक्तिमान जब नाचते हुए आता था, फिर उसके ऊपर ऐसे ही डिज़ाइन बनती थी। तो वास्तव में ये जो चक्कर है ना, ये वाली जो बॉल है, ये जो ऐसे ऐसे घूम रही है इस तरफ को, क्लियर, इसको कहते हैं जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इतना समझ गए। ये जो छल्ला है ऐसे तिरछा और ये जो छल्ला है ऐसे तिरछा, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऐसे और ये ऐसे, ये छल्ला कौन सा हुआ, इसे कहते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। क्लियर। और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का ही एक पार्ट है पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, फिर भी हम उसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। कहने का मतलब आपने तीनों ऑर्बिट्स को देख लिया, समझ गए। मूलतः वैसे में दो ही पढ़ने हैं। अब जब आपने देख लिया तो यहाँ आप चीज़ें समझ गए कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, भूमध्य रेखा के चारों ओर जो घूमता है। जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हो, ये देखिए, ये है ना भूमध्य रेखा के चारों ओर घूम रहा है, तो ये है जियो स्टेशनरी। जियो सिंक्रोनस उसके ऊपर घूम रहा है। या फिर आप एक तरीके से ऐसे यहाँ पे देख सकते हो,
1 मिनट, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, शायद नहीं, सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे मिलेगा, ऐसे आप देखिए, हाँ 1 मिनट, ये देखिए जैसे आपका ये है ना, अच्छा ये तो हाँ ये देखिए जैसे है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब इक्वेटोरियल, ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, क्लियर। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हो, या फिर आप ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हो जो हमने सबसे पहले यहाँ पे पढ़ा था ना, फिर मैंने वहाँ से आपको हटा दिया था, ये देखिए 1 मिनट, हाँ ये देखिए यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो, ये है जियो स्टेशनरी, क्यों, क्योंकि देखो भूमध्य रेखा के चारों ओर है, समझ रहे, ये देखो भूमध्य रेखा के चारों ओर नहीं है। आप में से कई सारे लोग अच्छे से पढ़ते हो ना, ये जैसे अर्थ होती है तो अर्थ के बीच से जो जाए वो भूमध्य रेखा, ऊपर कर्क रेखा, यहाँ पे मकर रेखा। तो अब इसी को टिल्ट कर दो तो यहाँ पे ये तो हो गई ऊपर की कर्क रेखा, क्लियर, यहाँ पे नीचे की हो गई कौन सी, मकर रेखा, और ये बीच की जो हो गई ये हो गई भूमध्य रेखा। तो इसे ही कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, क्लियर, इतनी बातें आप समझ गए। ये जो सैटेलाइट है ये वाला और ये वाला, ये दोनों होते हैं कौन से, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, समझ गए। चलिए इतनी बातें आप जो समझ गए हो, आपने देख भी लिया इमेज के माध्यम से, तो अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ गए। चलिए अब बात आती है, जब हमने इतना सब पढ़ लिया है तो प्रश्न उठता है कि आखिरकार जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता क्या है, इसके फीचर क्या हैं, साथ ही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, इसके फीचर क्या हैं, इनको हम इतना डिटेल से क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है उसे हिंदी में भूतुल्यकालिक कक्षा कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं भू समकालिक कक्षा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश देख लोगे तो ज़्यादा हिंदी आपको नहीं पढ़नी है, तो आप जियो सिंक्रोनस ही याद रखना, जीएसओ ही याद रखना, क्लियर। पृथ्वी के चारों ओर 35,786 किलोमीटर की जो ऊंचाई पर स्थित होता है और दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल अर्थात पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है। मतलब इसका क्या, इतनी बड़ी लाइन का मतलब इसका यही है कि जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है वो 35,700 किलोमीटर मतलब हाई अर्थ ऑर्बिट का पार्ट है, क्लियर। यहाँ पे जो सैटेलाइट चक्कर लगाता है वो वास्तव में जैसी पृथ्वी की गति है वैसी ही वो भी अपनी गति में रहता है, मतलब दोनों साथ साथ चक्कर लगाते हैं। इसीलिए ये क्या होता है, एक दिन में पूरी अर्थ का चक्कर लगा पाता है, समझ गए। आवर्तकाल का मतलब है टाइम पीरियड। ऐसे यहाँ पे समझो आप, जैसे आप ये देख रहे हो, ये वाला पिक्चर देखिए, जैसे पृथ्वी घूम रही है, यहाँ पे तो ये पृथ्वी से भी स्पीड में चल रहा है, क्लियर। बट आपको ये नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, ऐसे ही आप समझ सकते हो। ये कृत्रिम उपग्रह को आप देखिए, ये जो कृत्रिम उपग्रह यहाँ पे आप देखोगे ना, 1 मिनट, यहाँ पे ये देखो, ये जो है ना ये पृथ्वी के साथ साथ ही घूम रहा है। ये बात अलग है कि पृथ्वी के चारों ओर जल्दी घूम ले रहा है, लेकिन सन के चारों ओर पृथ्वी के बराबर ही चंद्रमा घूम पा रहा है। तो ये चीज़ की लोकेशन को आपको समझना है यहाँ पे, ये है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का फीचर, क्लियर। चलिए अब बात आती है कि ठीक है ये एक दिन में घूमता है, बाकी इसके और क्या फीचर हैं। इसके और फीचर ये हैं कि ये धरती पर मानव को वो वस्तु उसी समय पर उसी जगह पर अगले दिन दिखेगी। अर्थात अगर आपने दिन में ये देखा है कि ये ऑर्बिट यहाँ पे था पृथ्वी में, क्लियर, यहाँ पे दिख रहा था आपको, मान लीजिए आप ये मानव थे, ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पे ऑर्बिट था, तो अगले दिन आप उतने ही टाइम जब देखेंगे तो आपको उसी जगह पे वो स्थान पे मिलेगा। इसका सीधा सा एग्जांपल ऐसे समझो, अपना सन जीता जागता एक आप कह सकते हो कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का एक लक्षण है, क्लियर। हम जब भी 12 बजे देखेंगे तो हमें 12 बजे सन वहीं पे ही मिलेगा जहाँ कल था, क्लियर। तो आप ये चीज़ें देख सकते हो। फिर आता है गणित का 8 का आकार बनाता है या शक्तिमान बनाता है। तो आपने ऑलरेडी देख लिया, अभी मैंने आपको दिखाया ये ऑर्बिट, क्लियर। 8 का आकार बनना है, क्लियर। 8 का आकार ऐसे मतलब बनता है, जैसे आप ये समझ सकते हो, ऐसे करके ऐसे, समझ गए। ये मतलब इसको ऐसे मिला तो ये 8 का आकार बन गया। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। फिर आता है कि यहाँ पे आखिरकार किसको रखा जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो संचार उपग्रह हैं
उनको रखा जाता है। मतलब कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स हैं उनको यहीं पे विक्षेपित किया जाता है। आपने पढ़ा था ना, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई ऑर्बिट। तो हाई ऑर्बिट में भी संचार उपग्रहों को रखा जो जाता है वो जियो सिंक्रोनस में रखा जाता है। लो अर्थ ऑर्बिट में भी जिनको रखा जाता होगा उसको भी जियो सिंक्रोनस में रखा जाता है। मीडियम में भी जिनको रखा जाता होगा उसे भी जियो सिंक्रोनस के अंतर्गत ही रखा जाता है। समझ गए क्यों? क्योंकि धरती पर जो एंटीना है उसका वो वहीं पर बना रहे, उसे बार बार हमें उसकी दिशा को बदलना ना पड़े। आप में से कई सारे लोगों के घर में डीटीएच लगा होगा, क्लियर? तो आप देखते होंगे कि डीटीएच का मुंह हमेशा एक ही तरफ रहता है। कई बार आपके मन में ख्याल आया होगा कि डीटीएच का मुंह हमेशा एक ही तरफ क्यों रहता है, मतलब सूर्य की तरफ ही क्यों रहता है? क्योंकि वास्तव में सेटेलाइट को वहीं पर डिप्लॉय किया गया है। तो जब सेटेलाइट वहाँ पे डिप्लॉय किया गया तो वो एक ही जगह पे है, क्लियर, और अर्थ के साथ साथ घूम रहा है। तो जब अर्थ के साथ साथ घूम रहा है तो आपको बिल्कुल उसी जगह से सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दे, इसीलिए इसको यहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। नहीं तो सुबह फिर आपको यहाँ पे डिप्लॉय करते हो, शाम को फिर आपको इस तरफ को मुँह करके डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो पूरा दिन तो आपका इसी में चला जाएगा। 200 रुपये तो सिर्फ वो डिश के इसी चीज़ के लेगा। तो अब आप समझ सकते हो कि डिश वाला आके एक ही जगह क्यों फिक्स कर जाता है। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट हमें पता नहीं होती हैं, और जब पता हो जाती हैं तो लगता है अरे वाह, इतने साल से हम देख रहे हैं, डिश वाले को हम लोग इतना बड़ा ज्ञानी समझते थे, और वो भी बड़े ताव से बताता है कि देखिए भाई साहब ऐसे डिश हिल गया है, हिला क्यों है, क्यों नहीं आ रहा, ये आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? मौसम निगरानी जो उपग्रह हैं वो भी वास्तव में यहीं पर रखे जाते हैं। मतलब वेदर फॉरकास्टिंग के जो हम लोग करंट में पढ़ रहे हैं ना, आई फ्लोज मैकेनिज्म वगैरह को, तो वास्तव में यहीं पर रखे जाते हैं। अब आता है दूसरी कक्षा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट। क्लियर? दो इसके नाम है, तो दो में से आपको कोई भी याद रहे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी से लगभग ये भी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। मतलब कि ये भी निम्न उपग्रह पृथ्वी से हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देगा। अर्थात ये 36,000 जो किलोमीटर है ना, इसको वही आप समझिए 35,786 लगभग, इसीलिए यहाँ वर्ड दे दिया गया। और इसका भी फीचर यही होता है कि इस कक्षा में जिस भी उपग्रह को स्थापित किया जाता है वो पृथ्वी से हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देगा। और ख़ास बात क्या है कि ये कक्षा भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित होती है, जिसका भूमध्य रेखा पर झुकाव शून्य होता है। मतलब ये भूमध्य रेखा के पास बिल्कुल भी झुकी नहीं होती। आप देख रहे हो ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जैसी भूमध्य रेखा है उसी के चारों ओर ये घूम रही होती है। अर्थात ये बिल्कुल 0 डिग्री का कोण बनाती है भूमध्य रेखा के साथ में। आपको लग रहा होगा मतलब नहीं समझ पाया सर। तो देखो, जैसे मान लीजिए आपने देखा ना कि, एक मिनट रुकिए, आप जैसे ऐसे समझिए, जैसे मान लो आपने यहाँ पे ऐसे देखा, ये आपकी अर्थ है। क्लियर? आपने यहाँ पे ये अर्थ देख लिया। अब यहाँ पे जब आपने ये अर्थ देख लिया तो यहाँ पे आपकी क्या बनती है, यहाँ पे आपकी बनती भूमध्य रेखा। ये आपकी जब भूमध्य रेखा बन गई तो इनका क्या कहना है कि जो आपका जो एंगल बनेगा ना वो वास्तव में यही बनेगा। मतलब ये एंगल ऐसे करके ये बनेगा इसी के इक्वल। क्लियर? तो ये इसी के बराबर है। मतलब ये जो रेखा है ये इसी के बिल्कुल ऐसे सिमिलर है, यानी कि 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप इतनी सारी चीज़ें देख लिए कि अच्छा भाई इसका मतलब ये कह रहे हो आप। ठीक है, अब आपने जब इतनी चीज़ें देख ली तब बात आती है फिर आगे बढ़ने की। आगे बढ़ने में आपको देखना है कि एंगल ऑफ, ये हमने पढ़ लिया। हाँ, कि उपग्रह की घूर्णन की दिशा पृथ्वी के घूर्णन के समान हो। घूर्णन का मतलब क्या है? वही अर्थ का अपनी अक्ष पर घूमना, इसी घूर्णन को कहते हैं परिभ्रमण काल। अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि परिक्रमण और परिभ्रमण में क्या डिफरेंस है। समझ जाइए कि परिक्रमण का मतलब होता है परिक्रमा करना चारों ओर। आप जाते हो ना मंदिर में, क्या करते हो? परिभ्रमण थोड़ा ना करते हो, मतलब अपने ही चारों तरफ थोड़ा ना नाचने लगते हो। किसके चारों ओर घूमते हो? मंदिर के चारों ओर घूमते हो, मतलब आप परिक्रमा करते हो। लोग नहीं कहते हैं कि हम जा रहे हैं यहाँ पे फला मंदिर की या गोवर्धन की परिक्रमा करने जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं, ना कि अपने को एक तरफ खड़ा करके अपने और चारों तरफ घूमने लगे। वो गणेश ही भगवान कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। फिर बात आती है भू समकालिक कक्षा या तुल्यकालिक कक्षा का ही एक प्रकार है।
मतलब वही सेम टू सेम एक ही चीज़ है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा, यहाँ लाइन को समझना कि ये कहना चाह रहा है कि जो भू स्थैतिक कक्षा है, मतलब जो जियो स्टेशनरी कक्षा है, वो वास्तव में जियो सिंक्रोनस के ही समान है। जैसी वो है वैसी ये है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जितनी भी जियो स्टेशनरी कक्षाएं हैं या जितनी भी भू स्थैतिक कक्षाएं हैं, वो सभी भूतल्यकालिक तो होती हैं, लेकिन सभी भूतुल्यकालिक कक्षाएं भू स्थैतिक नहीं होती। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे क्वेश्चन बनता है। कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे समझो। जैसे मान लो ये अर्थ है, आपने एक मिनट रुको, आपने जैसे यहाँ पे अभी देखा ना, ये मान लीजिए अर्थ है, क्लियर। अब इस अर्थ में आप क्या देखते हो, इस अर्थ में आप देखते हो कि एक तो आपको ये मिला, क्लियर, ऑर्बिट, क्लियर, एक आपको ये ऑर्बिट मिल गया, समझ गए, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। फिर आपको एक ये ऑर्बिट, देखिए एक मिनट रुको, बन सकता है ये सही से, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ऑर्बिट के रूप में ही बना के आपको दिखा देते हैं ताकि आपको चीज़ें और समझ में आए। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, क्लियर। अब इस अर्थ में एक तो ऑर्बिट आपका ये हो गया, क्लियर। इस ऑर्बिट को आपने क्या नाम दिया, इस ऑर्बिट को आपने नाम दिया जियो स्टेशनरी। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास है, क्लियर। दूसरा आपका ये जो ऑर्बिट बना और ये जो आपका ऑर्बिट बना, क्लियर, ये हो गया जियो सिंक्रोनस, क्लियर। अब ये जो चीज़ है ये वास्तव में जियो सिंक्रोनस हो सकती है, लेकिन ये जियो सिंक्रोनस ना कभी इक्वेटर के इस पे नहीं आएंगे। इतना बस आपको समझना है, समझ गए इतनी बातें, कि जियो सिंक्रोनस कभी भी जियो स्टेशनरी नहीं हो सकता, लेकिन जितने भी जियो स्टेशनरी हैं वो सब के सब जियो सिंक्रोनस जरूर हो सकते हैं, समझ गए। बाकी आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हो तारे को, जब भी आप ध्रुव तारा देखते हो तो आप बताओ हमेशा वो उसी जगह पे मिलेगा ना आपको, कहीं वो नहीं जाता है। तो वही बात है यहाँ पे। सामान्यतः एक भू स्थैतिक उपग्रह क्या करता है, पृथ्वी के किस दिशा में होता है, एक ही तिहाई भाग पर कवर करता है। मतलब कि जितने भी उपग्रह इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं वो लगभग अर्थ के एक तिहाई से भी ज़्यादा एरिया को कवर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ तो ऐसे अपनी टिल्टेड है, और टिल्ट अर्थ में जब ऐसे ये पड़ता है तो उसके काफ़ी सारे क्षेत्र को कवर कर लेता है ना। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, सन की रोशनी पृथ्वी के एक हिस्से में पड़ती है, एक तिहाई हिस्से में, एक तिहाई हिस्से में नहीं पड़ती है, तो उसका रीजन भी यही होता है। मतलब एक तरह सन की तरह ये काम करता है। कौन? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब बात आती पोलर ऑर्बिट। हमने ऑलरेडी अभी अपना पढ़ा था लो अर्थ ऑर्बिट, बिल्कुल वही है, पोलर अर्थ ऑर्बिट उसी का एक पार्ट है। कि पोलर अर्थ ऑर्बिट में क्या होता है, सेटेलाइट को 200 से 2000 किलोमीटर के मध्य रखा जाता है, क्लियर। मतलब वही 160 से 2000 किलोमीटर अर्थ के। नॉर्थ पोल व साउथ पोल के एग्जैक्टली नहीं होता, वहाँ से थोड़ा दूर होता है, ये भी हमने आपको बताया। इंटायर अर्थ सरफेस को सही से ऑब्जर्व कर पाते हैं, मतलब ये जब पोलर से गुजरते हैं तो अर्थ को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं, और एक दिन में ये कई चक्कर लगा जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। और दूसरा रीज़न बताइए, क्योंकि इनका ऑर्बिट काफ़ी छोटा होता है, समझ गए। तो इतनी सारी बातें आप जान गए, इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं जानना है। अगला है हमारा सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। काफ़ी इम्पोर्टेंट है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी में जितने भी जासूसी वाले सेटेलाइट्स होते हैं ना, जो आपके साइबर अटैक करते हैं, वो यहीं पे इस्टेब्लिश किए जाते हैं। या दुनिया की जितनी भी रॉ एजेंसियां हैं, या आप कह सकते हो FBI जो है, वो सब इसी चीज़ पर टैकल करती है दुनिया के अन्य देशों को। जैसे आप देखते होगे ना, ईरान के परमाणु हथियारों के बारे में जानकारी ली जाती है नासा के सेटेलाइट के द्वारा, तो ऐसे ही तो लिया जाता है। देखते हैं क्या होती है। ऐसी कक्षा है जिसकी ऊंचाई तथा झुकाव इस प्रकार संयोजित होता है कि उसमें स्थित उपग्रह सदैव सूर्य के प्रकाश का सामना करें। मतलब हमेशा वो सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करते रहते हैं, क्लियर। वास्तव में ये एक प्रकार की लो अर्थ ऑर्बिट है, जो पोलर ऑर्बिट ही जिसे कहते हैं। ये कक्षा उन रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो दृश्य और अवरक्त प्रकाश का प्रयोग करते हुए पृथ्वी की सतह को इमेजिंग करते हैं। जो सूर्य तुल्यकालिक कक्षाएं ध्रुवों के ऊपर से होकर गुजरती हैं। कहने का क्या मतलब है कि ये वास्तव में एक रियल पिक्चर्स को सबके सामने प्रेजेंट करता है, और ये हमेशा 24 घंटे आपको पिक्चर दिखाएगा। आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा
कि जब मैं आपको जो 3D इमेजिन कराता हूँ वो वास्तव में सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थित सैटेलाइट के माध्यम से हो पाता है। नहीं तो आप बताइए, अगर हम ऐसे देखेंगे तो आप एक तरफ देखोगे आधा दिन होगा, आधी रात होगी, तो दिन के समय ही हम फिर पृथ्वी को इमेजिन कर सकते हैं, रात के समय तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे दिन और रात दोनों समय पृथ्वी को अच्छे से इमेजिन कर सकें, यानी कि नाइट विजन का भी इसमें मोड होता है, वो आता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंतर्गत। समझ गए? चलिए, अब बात आती है इस कक्षा का जो उपग्रह है वो पूरे वर्ष अर्थ के डायरेक्शन को मेंटेन करता है, अर्थात इनकी डायरेक्शन में सिमिलर एंगल बनाता है। समझ गए? इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे फिगर देख सकते हो। बाकी देखो, कुछ भी नहीं समझना है, कंफ्यूज हो जाओगे। इससे ज़्यादा अगर आपने याद कर लिया ना तो फिर वही है कि आप इसरो चले जाओ, इससे ज़्यादा याद ही नहीं करना है। पूरे वर्ष यहाँ पे सन की लाइट पड़ती है, जब सन के ही चारों ओर घूम रहा है तो सन की लाइट तो पड़ेगी ही। हालांकि 1 डिग्री एंगल इसको डेली अपना चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी क्या होती है, हमेशा एक एक एंगल पीछे जाती है और सूर्य भी पीछे जाता है, इसीलिए तो ऋतुओं का परिवर्तन होता है। काफ़ी उपयोगी इमेजिंग यहाँ से मिलती हैं। स्पाई यहाँ पे सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, क्लियर, या वेदर से संबंधित। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अर्थ पर किसी एक जगह पर डेली टाइम उसी पर क्रॉस करते हैं। जैसे आपने मूवी देखी होगी ना, परमाणु मूवी, तो परमाणु मूवी में ऐसे आप देखते हो कि अमेरिका का सैटेलाइट होता है, वो क्या करता है, बार बार एक निश्चित समय पर ही आकर पोखरण को उतना देखता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि उस पूरी परमाणु मूवी में, अब आप लोग ये मत कहना कि परमाणु मूवी किसकी है, जॉन अब्राहम की है, तो उसी में वो एपीजे अब्दुल कलाम बने हुए हैं, क्लियर। तो उसमें क्या होता है कि ये जो टाइम पीरियड है, मतलब एक दिन में इतने टाइम पे आएगा, तो वो क्या होता है कि 12-12 घंटे की उसी छुट्टी पे आता होता है। तो वो जो वहाँ के मैनेजमेंट जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि पांडवास जिनको नाम दिया गया था, वो टाइम उनको पता चल जाता है कि 12 बजे ये कल आया था तो आज भी 12 बजे आएगा, यानी कि अब हमें 1 बजे से लेके अगले दिन के 11:59 तक अपना काम ख़त्म कर लेना है, क्लियर। इसीलिए अमेरिका के सैटेलाइट पकड़ नहीं पाते, तब उतनी उनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। समझ गए? तो आप ये चीज़ें देख लिया। अब आती है इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई 600 से 800 किलोमीटर तक की होती है, इससे ज़्यादा इसकी ऊंचाई होती नहीं है, क्लियर, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में होगा। अब आप इतनी चीज़ें देख लिए तो एक ऑर्बिट और बचता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब यहाँ के लिए तो नहीं, बट करंट में आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ हम आपको ज़रूर बताएंगे। हालांकि यहीं पे बता देते हैं, भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा, नाम से ही समझ में आ रहा, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट। ट्रांसफ़र का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करो कि ये अर्थ है, क्लियर। अब इस अर्थ के चारों ओर ये सेटेलाइट घूम रहे हैं, क्लियर। ये तो हो गया लो में, ये हो गया मीडियम में, ये हो गया इसमें हाई में। तो कई बार क्या हुआ कि मान लो ये सेटेलाइट ख़राब हो गया, ऐसा तो है नहीं कि सेटेलाइट ज़िंदगी भर चलते हैं, ये सेटेलाइट ख़राब हो गया, तो इसको पृथ्वी पर वापस तो आप खींच के नहीं ला सकते हो। तो क्या किया जाता है, इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, यहाँ से फिर हाई में ट्रांसफ़र किया जाएगा और हाई के बाद इसको बाहर छोड़ दिया जाएगा। मतलब कूड़ा कचरा इस हाई अर्थ ऑर्बिट के बाहर छोड़ दिया जाएगा। उससे ही ये जो ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस है, इसे ही जीटीओ कहते हैं। समझ गए? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है किस में, क्वेश्चन आपसे पूछता है करंट अफेयर्स में, कि वास्तव में इसकी हाइट कितनी होती है। समझ गए? या उन ऑर्बिट्स में किनको स्पेस से बाहर फेंका जाता है तो उनकी हाइट होती 36,000 किलोमीटर के बाद। क्यों? आप समझ गए? क्योंकि बीच में अगर वो छोड़ दिए जाएंगे कूड़ा कचरा तो किसी के भी टकरा जाएगा। अब वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि इंसान चल रहा होगा तो वो उस जो टुकड़ा हुआ या जो वेस्ट मैकेनिज़्म है उसको हटा देगा, और हटाने के बाद क्या करेगा कि फिर अपना घूमने लगेगा। रोबोट तो कोई है नहीं, वो हटाएगा क्या, टकरा जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए आप देखना, आप लोगों को लगता होगा ना मन में कि आखिरकार स्पेस स्टेशन पे बैठ के इतने सारे लोग करते क्या हैं। वो यही करते हैं कि अगर कोई भी एक दूसरे से टकरा जाता है, उसका कोई तारा ढीला पड़ जाता है तो उसको सुधारते हैं जाके, उनका काम ही यही है लो अर्थ ऑर्बिट में बैठ के, क्लियर। तो अब इसको देख लेते हैं बेसिक रूप से कि वास्तव में होता क्या है। जीटीओ निर्दिष्ट भूतुल्यकालिक पर भूस्थैतिक कक्षा से कम ऊंचाई पर स्थित एक प्रकार की अति दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है
जहां तक उपग्रहों को प्रमोचन यान मतलब लॉन्च व्हीकल की सहायता से पहुंचा दिया जाता है। क्लियर। उसके बाद थ्रस्ट की मदद से उन्हें निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित किया जाता है। आप में से जिन लोगों ने एक पिक्चर्स ना देखी हो, खासतौर पर मंगल ग्रह की, तो आपको पता होना चाहिए कि मिशन जो मार्स था वो वास्तव में उसे कब भेजा गया था, 2012 में। क्लियर, ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ, 2012 में उसे भेज दिया गया। अब जब 2012 में भेजा गया ना, तो जैसे ये अर्थ है, अर्थ के बाद मिशन मंगल चला गया। क्लियर। अब ये रॉकेट यहाँ पे ऐसे घूमता रहता है, ध्यान देना, ऐसे घूमते 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 ये अपने ऐसे सर्पिलाकार चक्कर बढ़ाएगा। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। एक मिनट रुको। जैसे ये देखो, आप इमेज देख रहे हो, इस इमेज में क्या है कि ये जो अर्थ है ना, इस अर्थ के चारों ओर ऐसे ही घूमेगा। अब यहाँ पे अर्थ के चारों ओर घूमेगा तो आप देखना एक चीज़ यहाँ पे, जैसे ये अर्थ हमने पढ़ा कि ये आपकी अर्थ देखो नज़दीक आ गई। क्लियर। अब ये जब अर्थ आ गई तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होगे कि ये अर्थ है। क्लियर। अब अर्थ घूम रही है अपने ऑर्बिट में, इसका ऑर्बिट अलग है, किसका, मंगल का। ये तो बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, यहाँ पे ये पृथ्वी, ये मंगल। क्लियर। इसका ऑर्बिट अलग है मंगल का। अब इस ऑर्बिट में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पृथ्वी को, अपने यान को, भेजे गए यान को यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं जानते हो, ये बिल्कुल यही स्थिति अपनाते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे वो क्या करेंगे कि जैसे ये ऐसे घूम रहा है यान, ऐसे ऐसे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ऐसे चलते 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 फिर यहाँ पे इस बड़े वाले ऑर्बिट में आ जाएगा, फिर बड़े से और बड़े धीरे धीरे करके, और एक समय ऐसा आएगा कि वो मंगल ग्रह का जो ऑर्बिट है, मतलब ये जो मंगल ग्रह का ऑर्बिट है ना, यहाँ पे चक्कर लगाने लगेगा। और जब मंगल ग्रह के ऑर्बिट में आ जाएगा तभी तो मंगल में जा पाएगा, समझ गए। और जब मंगल में आ जाएगा तो अपना इंजन वो बंद कर देगा। कहने का अंदर जो रॉकेट थी ना मूलतः, वो अपनी छोड़ देगा। और अपनी रॉकेट को छोड़ना ही तो काम है लॉन्च व्हीकल का। लॉन्च व्हीकल बस इतना ही काम करते हैं कि इन सैटेलाइट्स को उस ऑर्बिट में पहुंचाते हैं, ये नहीं कि उस ग्रह के अंदर ले जाते हैं। उनका सिर्फ काम है इस ऑर्बिट में लाके इसको छोड़ देना। यहाँ से भाई साहब तुम अपने रास्ते से जाओ, और वो फिर अपने थ्रस्ट के माध्यम से पहुँचते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर आप तो ऐसे समझा रहे हो जैसे हम वाकई में स्पेस में टहल रहे हों। तो बिल्कुल सही बात है, आप स्पेस में ही टहल रहे हो। अभी जब हम आपको सारे लॉन्च व्हीकल पढ़ा देंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कैसे जाता है। साइंस टेक में हम आपको सारी चीज़ें 3D करके दिखाएंगे, बट अभी यहाँ दिखा देंगे तो आप पागल हो जाओगे, तो इतना ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए। थ्रस्ट की मदद से उन्हें निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। एक वर्ड आपको यहाँ मिला है, थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है इसे हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से आपने सभी अपनी ऑर्बिट्स को कवर कर लिया। अब जब आपने ऑर्बिट्स को कवर कर लिया तो हमारा अगला पोर्शन आता है लॉन्च व्हीकल्स। लॉन्च व्हीकल्स का मतलब अभी पढ़ा है, क्या नाम था उसका हिंदी में, प्रमोचन यान। क्लियर। प्रमोचन यान क्या होते हैं, किस तरह वर्क करते हैं, आप अगर ये समझ गए तो फिर आगे आप PSLV, GSLV मैक 3 ये सब समझ जाएंगे, डिस्कवरी समझ जाएंगे, अपोलो समझ जाएंगे। समझ गए। तो एक बार देख लेते हैं ये वास्तव में होते क्या हैं। लॉन्च व्हीकल वास्तव में रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम पर आधारित होते हैं। प्रोपल्सन का मतलब क्या होता है, एक तरीके का धक्का देना या एक तरीके का पुश फॉरवर्ड की पॉलिसीज़ को अपनाना। पुश फॉरवर्ड का मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ आप में से कई सारे लोगों ने क्लास 8, 9th और 10th में पढ़ा होगा। क्या है नियम बताइए, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल आर अपोजिट। क्लियर। इंग्लिश में याद करो ज़्यादा अच्छा है, साइंस वैसे इंग्लिश में ही पढ़नी चाहिए क्योंकि सारी रिसर्च की बुक इंग्लिश में ही लिखी गई हैं। तो इक्वल, आपने क्या पढ़ा अभी कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है बताइए, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल आर अपोजिट। क्लियर। प्रत्येक क्रिया के बदले उतनी ही प्रतिक्रिया होती है। जैसे आपने किसी को एक थप्पड़ मारा तो वो भी आपको एक थप्पड़ ही मारेगी। क्लियर। तो ये हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ। गांधी जी जबकि इसके अगेंस्ट रहते हैं कि कोई थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आप उसी के पास कर दो, लेकिन गांधी जी ने उसके बाद नहीं बोला था कि अगर 2 बार थप्पड़ मार दे तो आप क्या करो। तो आप समझ सकते हो फिर आपको क्या करना चाहिए, पिटाई कर दो उसकी कस के। चलिए आपने ये चीज़ें देख ली। अब थ्रस्ट बनता कैसे है या कैसे एक्शन एंड रिएक्शन होता है, तो आप इसके लिए इस इमेज को देखिए।
ये इमेज है आपकी, ये नासा से मैंने ली है। नासा वाले से मेरी दोस्ती हो गई है आजकल साइंस टेक को लेके, ठीक है। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन के रूल पे फॉलो करती है। जैसे जब भी इस पे जो फ्यूल होता है जब वो जलाया जाता है तो वो क्या होता है, वो नीचे की ओर जलता है, मतलब नीचे की ओर हवा को पास करता है, मतलब हॉट गैसेस को निकालता है। अब जब नीचे की ओर हॉट गैसेस को निकालेगा तो वो हॉट गैसें ऊपर की ओर उसे लिफ्ट करेंगी, क्लियर। और जब ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगी तो वो ऊपर की ओर बढ़ेगा। अरे छोटी सी बात समझो, आप लोग दिवाली में पटाखे छुटाते हो ना, रॉकेट छुटाते हो, तो आप क्या करते हो, नीचे ही तो आग लगाते हो उसके, तभी तो ऊपर जाती है। अब ऊपर क्यों जाती है आप समझ गए, क्यों, क्योंकि वो थ्रस्ट पैदा करती है नीचे को, और नीचे को जब वो थ्रस्ट पैदा करती है तो रिएक्शन होता है तो वो उसको ऊपर पहुंचा देता है, क्लियर। तो आप ये चीज़ें समझ गए। जैसे आप बैलून्स देखते हो गैस वाले, वो क्या करते हैं, वो नीचे को थ्रस्ट पैदा करते हैं और ऊपर को जाते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं थ्रस्ट पैदा करेंगे। जैसे एक छोटी सी समझो ना, जब आपको लोग कहते हैं कि आपसे यूपीएससी नहीं होगा, तो वो क्या कर रहे होते हैं, आपके अंदर आग जला रहे होते हैं, मतलब थ्रस्ट पैदा कर रहे होते हैं नीचे को, आपको नीचे बार बार गिराने की कोशिश करते हैं। और जब वो नीचे गिराने की कोशिश करते हैं तो आप उतना ही ऊपर अपलिफ्ट होते हो, मतलब कि जितनी ज़्यादा आग वो आपके अंदर नीचे लगाते हैं, जितनी ज़्यादा आपकी, आपके माता पिता की आपकी बेइज्जती करते हैं, उतना ही आपको क्रोध आता है और उतना ही मन करता है कि हम ऐसे ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे जहाँ पे इन सब को बराबर खड़ा करके नचाएंगे, समझ गए। वही चीज़ है यहाँ पे कि थ्रस्ट का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा लोग आपको जलाएंगे उतना ही तेज आप बढ़ोगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप तैयारी करें तो ये सोचें कि आग लगाने वाले वो एलिमेंट्स कौन हैं और उनको याद रखें, क्लियर। अब ये तो हम समझ के आग लगती है, बट आग जो लगती है उसके लिए वास्तव में 3 तरह के ईंधन का उपयोग होता है। 3 तरह के ईंधन कौन कौन से, एक ईंधन है सॉलिड प्रोपेलेंट, दूसरा है लिक्विड प्रोपेलेंट, तीसरा है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। क्रायोजेनिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल से हम पढ़ेंगे कभी, बट यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ बस इसरो का पढ़ेंगे और ये देखेंगे वास्तव में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती क्या है। बट हम लिक्विड प्रोपेलेंट और सॉलिड प्रोपेलेंट को समझते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि वास्तव में लिक्विड प्रोपेलेंट या लिक्विड ईंधन के क्या फ़ायदे होते हैं, सॉलिड ईंधन के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, क्लियर। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि सॉलिड प्रोपेलेंट। सॉलिड प्रोपेलेंट का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फ्यूल व ऑक्सीडाइज़र को सीधे मिलाया जाता है। आप सोच रहे होगे ये क्या मतलब हुआ, ऑक्सीडाइज़र तो मैंने पहली बार सुना है। तो देखो, जैसे हम लोग जब कोई चीज़ जलाते हैं, गैस जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, तो उसके लिए हमें कम चाहिए होता है ना कुछ जलाने वाला उसमें, समझ गए। तो जलाने वाला क्या है यहाँ पे, फ्यूल तो ये है जलने वाला। ऑक्सीडाइज़र एक तरीके की माचिस की तीली है, क्लियर। माचिस की तीली का मतलब ये जलाती है फ्यूल को, तो इसे ही कहते हैं फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइज़र। मतलब कि इसमें क्या होता है, सॉलिड प्रोपेलेंट में फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है। अब बताओ, जब एक साथ मिक्स कर दिया जाता है तो जलता हुआ होता है, बस उसको नोज़ को खोलना होता है, नोज़ल को, और वो अपने आप भाग जाता है रॉकेट ऊपर को, समझ गए। तो इसको क्या कहते हैं, जैसे आपने रॉकेट आप जो लेते हो ना, आपके पास जो रॉकेट होता होगा दिवाली में जो पटाखे छुटाते हो, वो वास्तव में सॉलिड प्रोपेलेंट का उदाहरण है। क्या आपने उसका कभी हिला के देखा है कि वो बचती है, नहीं बचती होगी, वो उसमें सॉलिड होता है, मिक्स होता है, बारूद होता है, क्लियर। तो वो सॉलिड प्रोपेलेंट का एग्जाम्पल है, क्लियर। तो इसमें फ्यूल व ऑक्सीडाइज़र को मिलाया जाता है और सीधे मिला दिया जाता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइज़र जलाएगा फ्यूल को। अब जब शुरू में ही इसे मिक्स कर दिया गया तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि ज़्यादा तेल जलता है, और ज़्यादा जब तेल जलेगा तो क्या होगा, ज़्यादा थ्रस्ट पैदा होगा, ज़्यादा थ्रस्ट पैदा होगा, ज़्यादा हॉट गैसेस निकलेंगी, और ज़्यादा हॉट गैसेस निकलेंगी तो उतनी ही तेज़ी से ये पहुंच जाएगा अपने ऑर्बिट्स में, क्लियर। लेकिन सॉलिड प्रोपेलेंट में ना तो कोई पंप होता है, ना ही कोई वॉल्व होता है, अर्थात उसे आप बीच में नहीं रोक सकते जलाने के बाद। जैसे आप लोग देखते होंगे ना, आप लोगों ने सिंपल से एग्जांपल ऐसे देखना, कई बार आप लोग कई सारे होटल या रेस्तरां में गए होंगे, या कई बार पब्लिक टॉयलेट्स में आप लोग गए होंगे। तो आप लोगों को लगता होगा ऐसे एग्जांपल गंदे गंदे सब क्यों दे देते हो, इतने अच्छे मूड से हम बैठे हैं, आप टॉयलेट्स वगैरह कर दे देते हो।
तो देना पड़ता है, ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि देखिए आप वहाँ जाते तो हो लेकिन ये नहीं देख पाते इसका हम यूपीएससी में क्या उपयोग करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ना आपकी दृष्टि में ना पूरे दिन यूपीएससी दिखना चाहिए। जैसे एक नायक को हमेशा हर चीज़ में एक नायिका दिखती है या एक नायिका को हमेशा हर चीज़ में उसका नायक दिखता है, तो वैसे ही आपको सुबह से लेकर शाम तक अपनी इसी धर्म मतलब कह सकते हो प्रेमिका या प्रेमी अर्थात लबासना या सपना यही दिखना चाहिए। क्लियर? और जब यही दिखेगा तो आप हर चीज़ से क्वेश्चन निकाल सकते हो। कैसे? जैसे आप जब जाते हो कि पब्लिक टॉयलेट्स में, तो वहाँ पे जो हैंड को धोने के लिए वॉश करने के लिए जो टोटीज लगी होती हैं वो क्या होती है? ऑटोमेटिक होती हैं कि आपने हैंड वॉश लिया, उसके नीचे हाथ किया, अपने आप पानी आ गया। अब होता क्या है कि आपका पानी भले ही 1 सेकेंड या 10 सेकेंड में धुल गया हो, बट उसको अगर 30 सेकेंड की टाइमलाइन दी गई तो 30 सेकेंड ही चलेगा, आप लाख कोशिश कर लो। शुरू शुरू में मेरे साथ यही ड्रामा हुआ कि जब मैं ऐसा देखा फर्स्ट टाइम, क्योंकि गांव में तो ऐसा होता नहीं, सिटी में ही होता है। जब मैं सिटीज़ में गया तो वहाँ पे कई सारे पब्लिक टॉयलेट्स को जब यूज किया तो वहाँ पे ऐसा ही था और मैं उसको दबाता रह गया कि भाई अब बंद हो जा, अब बंद हो जा। मुझे लग रहा है ये मूर्ख बना रहा। तभी उसी समय वहाँ नज़दीक में खड़े सज्जन महोदय ने कहा, भाई साहब ये बंद नहीं होगा, अपने आप हो जाएगा, आप चले जाइए। मैंने कहा अच्छा। तब मुझे लगा पानी का कितना ज़्यादा वेस्ट होता है, मतलब इसे हम रोक नहीं सकते। या आपने कई बार देखा होगा, आप लोग अगर दिल्ली या बेंगलुरु सिटी में रहते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो वॉशरूम है उसका जो टॉयलेट्स होते हैं उसमें जो आप यूज करते हो ना प्रेशर को, तो वो क्या करता है, वो एक बार जितना पानी छोड़ देगा उतना छोड़ देगा, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। बिल्कुल वो सॉलिड प्रोपेलेंट ही है, मतलब उससे हम रोक नहीं सकते जब तक वो पूरा का पूरा पानी चला ना जाए। क्लियर? तो ये सॉलिड प्रोपेलेंट आप समझ गए। ऐसे ही कई सारे लोग मिलेंगे आपको जो एक बार अगर शुरू हो गए लड़ाई करने को तो फिर करते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं अंत तक। क्लियर? आप ऐसे देख सकते हो, देखो सॉलिड प्रोपेलेंट का आप ऐसे एग्जांपल देख सकते हो कि नासा से हमने लिया है कि इसमें क्या है, ऑक्सीडाइजर और फ्यूल को मिक्स कर दिया गया। ये देख रहे हो ऑक्सीडाइजर ग्रीन ग्रीन कलर का ऑक्सीडाइजर और फ्यूल मिक्स है। क्लियर? अब ये आग लगाने वाली चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इससे जब जलेगा यहाँ से निकलेगा तो आग लग के निकलेगी। अब यहाँ पे क्या है कि नोज़ काफ़ी पतली है बीच में, तो यहाँ से काफ़ी तेज़ी से निकलेगा, लेकिन थ्रस्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना ज़्यादा लिक्विड का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो नोज़ल है बाहर की ये काफ़ी चौड़ी है, और जितनी ज़्यादा नोज़ल चौड़ी होगी उतना ही थ्रस्ट बाहर मतलब गैसेस काफ़ी ज़्यादा निकलेंगे और उतनी ही जल्दी ये गैसेस ख़त्म हो जाएंगे। क्लियर? जैसे आप लोग वो देखते होगे ना, आपके यहाँ गैस होगी, ठीक है, आप लोग पहले स्टोव देखते थे। स्टोव में क्या होता था, जो स्टोव होते थे ना मिट्टी के तेल से जलने वाले, उनमें यही तो होता था। तो आप उस चीज़ को देख सकते हो कि ये कैसे नोज़ल इतनी फास्ट में जलेगा। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आप अपनी गाड़ी का एग्जांपल ले सकते हो। भाई साहब आप लोगों के पास कार होगी, गाड़ी होगी, बंगला होगा, तो बंगले से तो कोई मतलब नहीं, फ़िलहाल गाड़ी से ही आप देख सकते हो। क्लियर? ऐसे देखो मिक्स होता है, नोज़ल्स ये होती हैं, यहाँ से निकलता है, ये रॉकेट होता है। हम पढ़ाएंगे आपको रॉकेट, चिंता मत करिएगा। आपने ये चीज़ देख ली। अब इसकी कमियां क्या हैं? कमियां ये हैं कि लिक्विड प्रोपेलेंट में तो आप इसे शट डाउन कर सकते हो, बट सॉलिड में आप इसे शट डाउन नहीं कर सकते, मतलब इसे आप बीच में रोक नहीं सकते। क्लियर? सॉलिड प्रोपेलेंट में एडिटिव्स का यूज किया जाता है, मतलब रोकने के लिए, जैसे एल्युमिनियम एवं मेटल पाउडर का फ्यूल की बर्निंग रेट को कंट्रोल करने में, उसे रेगुलेट करने में, मतलब कि फ्यूल तुरंत का तुरंत पूरा ना जल जाए, कुछ समय देर से जले, तो उसके लिए हम इसमें एल्युमिनियम और मेटल पाउडर का उपयोग करते हैं। जैसे आप लोग देखते होगे ना, जब आप लोगों ने गाड़ी स्कूटी वगैरह में पेट्रोल डलाते होगे तो आप लोग एक चीज़ सुनते होगे ना कि इसमें लेड डाला जाए कि ना डाला जाए, या आप हमेशा एक चीज़ और सुनते होगे कैस्ट्रॉल। जिनके पास कार होगी, सज्जनों के पास या सज्जनियों के पास, तो वो लोग कार में क्या कराती हो आप लोग कि कार में पेट्रोल या डीजल तो डलाती हो, साथ में उसमें कभी कैस्ट्रॉल डलाओगे, कभी कोई मोबिल ऑयल डलाओगे। क्यों डलाओगे? क्योंकि वो क्या करता है, वो वास्तव में उस प्रोपेलेंट को जलने में, ज़्यादा जलने से रोकता है, मतलब ज़्यादा जल्दी वो ना जले। क्लियर? थोड़ा रुक रुक के जलें। बाकी भी उसके और भी कई सारे फीचर होते हैं, इंजन की मेंटेनेंस को लेकर भी वो काम आता है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब है लिक्विड प्रोपेलेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम वही है, समझ जाओगे आप कि इसमें फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर बाद में मिलते हैं, अर्थात इनका अलग अलग चैम्बर होता है, ये एक साथ नहीं होते। इनका स्ट्रक्चर भी थ्रस्ट को प्रभावित करता है, मतलब
नोज़ल्स जो पहले में हमने देखा कि जब काफ़ी पतली होगी आगे को और पीछे को अंत में काफ़ी चौड़ी होगी तो काफ़ी धीमे से गैस निकलेगी। जैसे आप लोग जब गैस जलाते होगे ना, छोटे वाले चूल्हे में जलाओगे तो काफ़ी तेज़ी से जलता है, मतलब काफ़ी तेज़ी से आवाज़ आती है। जितना चूल्हा बड़ा होगा, सिलेंडर जितना छोटा होगा, उतनी ही धीमे निकलेगी गैस। क्लियर। और जब छोटा होगा तो नोज़ल ज़्यादा तेज़ी से निकलेगी। अरे सिंपल सा आप ऐसे समझो, जैसे आप लोगों ने पिचकारी, सपोज़ करो पिचकारी का समय चल रहा है, इस समय होली का ही समय है, तो आप लोग होली को देखते होगे। तो होली में क्या होता है कि नोज़ल्स जब आपका ये ऐसा है, क्लियर, तो काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी दूर तक पिचकारी जाती है। समझ गए। अब नोज़ल्स जब ऐसा होता है तो दूर तक नहीं जाता है। अब ये इसको आप ले सकते हो अपने फव्वारे से। जैसे आप लोग जब नहाते होगे ना, तो आप लोग अपना फव्वारा इस्तेमाल करते हो ऊपर, तो फव्वारा को आप समझ सकते हो सॉलिड प्रोपेलेंट का स्ट्रक्चर। क्लियर। कि उसमें इतने चौड़े से तो कितने धीमे धीमे पानी आता है। सोचो अगर वही काफ़ी तेज़ी से आए प्रेशर से, तो आप तो पिघल जाओगे, पूरी तरीके से गल जाओगे मतलब। तो इसलिए वो धीमे धीमे आता है। और इसमें क्या होता है, पिचकारी काफ़ी तेज़ी से आती है। समझ गए। तो आप ये बस समझ सकते हो। समझने के लिए एग्जाम्पल कहीं से भी ले आया करो ताकि आपको चीज़ें बस याद रहें। अब जब भी आप मिसाइल देखोगे समझ जाओगे। लिक्विड को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है, ये बस इसकी एक कमी होती है कि हम लिक्विड को मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे आप पेट्रोल को देखते हो, मेंटेन करने में दिक्कत होती है ना, कि कहीं उड़ ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं आग ना लग जाए। या आप गैस को देखते होगे, सिलेंडर में एक बार गैस भरी जाती है तो दिक्कत होती है। समझ गए। आप ऐसे देखो, चित्र देख सकते हो, फिगर, कि ये फ्यूल अलग है, ऑक्सीडाइज़र अलग है। फ्यूल यहाँ से अलग जाता है, जितना फ्यूल जाएगा उतना ही हम ऑक्सीडाइज़र का यूज कर सकते हैं। कंबस्टन चैम्बर है, यहाँ पे जलता है आपस में आके। अब वही है कि हम इसको अगर ब्रेक कर देंगे तो रुक जाएगा, ज़्यादा कर देंगे तो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जॉस्ट होके गैसें निकलती हैं। लेकिन इसका फिगर यहाँ पे दिखाया तो ऐसा है, लेकिन अब क्या होता है, इसके फिगर को चेंज कर दिया गया, इसकी नोजल्स को काफ़ी पतला बना दिया गया। काफ़ी पतला बनाने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है कि ताकि हम उसमें से काफ़ी तेज़ी से थ्रस्ट पैदा कर सकें। ये देखो, आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ का देखो नोजल्स काफ़ी वैसा है ना, पतला, और यहाँ का नोजल्स देखो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। क्लियर। ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट है, सॉलिड फ्यूल एंड ऑक्सीडाइज़र। आप ऐसे देख सकते हो, मिक्स होता है। स्पार्क इग्नाइट्स कोर विच बर्न्स फ्रॉम इनसाइड आउटवर्ड। कंबस्टन चैम्बर। क्लियर। हॉट गैसेस, यहाँ पे पंप्स, लिक्विड ऑक्सीडाइज़र अलग होता है, लिक्विड फ्यूल अलग होता है। इतनी चीज़ें आपने देख ली, ऐसे रॉकेट बनता है। आप लोग सोचते हो कि ये सब नोट्स लाते कहाँ से हो, तो देखो भाई, जितना मेरे को सोर्स मिल जाता है ना करंट से रिलेट करके, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। अब मैं आपको ये ना दिखाऊं, समझा दूं ऐसे, तो आप भी सोच रहे होगे, ख्याली पुलाव बना रहे होगे, रॉकेट को पता नहीं आप क्या बना डालोगे ख्याल ख्याल में। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपको सब कुछ एक ही जगह पढ़ा दूँ जितना संभव हो सकता है। समझ गए। अब आपको पता है जब अलग अलग होते हैं तो हम इंजन को शट डाउन भी कर सकते हैं टाइम पे। मतलब ऐसा नहीं है, हम फ्यूल को बचा सकते हैं। जैसे आप देखते हो ना गाड़ी में, केजरीवाल सरकार क्या कहती है कि रेड लाइट पे अपनी गाड़ी को शट डाउन कर दें। समझ गए। तो वही बात है। चलिए, आपने ये सारी चीज़ें देख ली। अब आता है अंतिम, हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। पहले तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक, फिर हम समझेंगे क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती क्या है स्ट्रक्चर के रूप में। फिजिक्स की वो ब्रांच है जो लो टेम्परेचर के प्रोडक्शन एवं लो टेम्परेचर के इफ़ेक्ट से डील करती है। बड़े व भारी सैटेलाइट को भेजने के लिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। मतलब क्या है कि इसमें ऐसे ईंधन का उपयोग किया जाता है जिसका थ्रस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा। समझ गए। जैसे आप लोग दूध पीते हो, क्लियर, आप लोगों में से कई सारे लोग दूध पीते होंगे, मैं भी दूध पीता हूँ, ठीक है। साथ ही कई सारे लोग होंगे बॉर्नवीटा डाल के दूध पीते होंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बादाम डाल के दूध पीते होंगे। कुछ लोग और ज़्यादा रईस होंगे तो केसर डाल के दूध पीते होंगे, क्लियर। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा अच्छे होंगे कि इसमें इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके बढ़िया मिक्सी में बना के पीते होंगे। समझ गए। अब आप बताओ, सिंगल दूध पीने वाले को ज़्यादा थ्रस्ट मिलेगा कि कम मिलेगा? कम मिलेगा। बॉर्नवीटा वाले को ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। बॉर्नवीटा के साथ बादाम वाले को ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? थोड़ा और ज़्यादा मिलेगा। और जो केसर डाल के खाएगा उसको तो और ज़्यादा। अब इन्हीं चारों को अगर एक साथ मिक्स कर दो बाबा रामदेव की तरह, कि मूसली बना दो इसकी पूरी की पूरी, कि हाँ इसमें ये भी मिला दिया, ये भी मिला दिया, ये भी मिला दिया, ये भी मिला दिया और मिक्स कर दिया।
अब जो बंदा अकेले इन पांचों मिक्स को पी रहा होगा उसको ज़्यादा ताकत मिलेगी या आपको ज़्यादा ताकत मिलेगी सिंगल एक गिलास दूध पी लेने से? कई सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि वो जब दूध पीते हैं ना तो क्या करेंगे, अपने ओंठों पे चिपका लेंगे मलाई को कि देखो मेरी ताकत आ गई, और तुरंत अपनी मसल्स और मछली दिखाने लगते हैं। ये ड्रामा नहीं करना है आपको, क्योंकि आपसे भी ज़्यादा कुछ लोग काफ़ी अच्छा प्रोटीन विटामिन डाल के दूध पीते हैं, जिससे उनके एनर्जी का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। तो वही चीज़ आपको समझनी है कि ईंधन वही होता है, बट उसको काफ़ी अच्छे से मॉडिफाई किया जाता है, उसमें कई सारे विटामिन और मिनरल्स मिलाए जाते हैं, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। तो वो क्या करता है कि ज़्यादा भारी सेटेलाइट्स को ले जाएगा। क्लियर? जैसे आप छोटी सी बात समझो, आप स्कूटी में कितना ज़्यादा वेट ले लाद सकते हो या उसको कितने ज़्यादा किलोमीटर तक ले जा सकते हो? आप बुलेट को कितने ज़्यादा किलोमीटर तक ले जा सकते हो? आप जो राइडिंग वाली गाड़ी होती हैं जैसे सुजुकी, कावासाकी या कई सारी आप नाम सुनते होंगे, क्लियर, उनको आप कितने में ले जा सकते हो? काफ़ी किलोमीटर तक ले जा सकते हो। तो वही अंतर है दोनों के थ्रस्ट का। समझ गए? चलिए, ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अभी केवल 6 देशों के पास है, मतलब यूएसए, फ्रांस, जापान, रसिया, चाइना और मेरा प्यारा भारत, इंडिया। इंडिया के पास 2014 में टेक्नोलॉजी आ गई थी। इसके बारे में आपको नंबी नारायण के बारे में आप लोगों ने अभी सुना होगा, हाल ही में इंसिडेंट। नंबी नारायण को वास्तव में विश्व की कई सारी एजेंसियों ने मिलकर उन्हें झूठे केस में फंसा दिया था इसी चीज़ को लेकर। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पे वो रिसर्च कर रहे थे, इंडिया के साइंटिस्ट थे। तो विदेशी लोग नहीं चाहते थे कि इंडिया 1995 के आसपास क्रायोजेनिक इंजन बना ले। क्लियर? और इसीलिए नाम्बी नारायण को फंसा दिया गया और ये बताया गया कि उन पे आरोप लगाए गए कि ये वास्तव में इसरो की डिटेल्स को पब्लिक कर रहे हैं। समझ गए? उनको जेल हो गई। अब जब जेल के बाद वो पिछले साल छूट कर आए हैं, मतलब 20 साल के बाद, तो कोर्ट को पता चला कि वास्तव में उनका तो कोई दोष ही नहीं था, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। और जब रिसर्च हुई तो पता चला ये झूठे आरोप विश्व की बाहर की एजेंसियों ने लगाए। मतलब वो नहीं चाह रहे थे कि इंडिया क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी को प्राप्त कर ले। जैसे हम आपको कोचिंग पढ़ाते हैं, ठीक है, आप लोगों को लगता होगा कि मास्टर को बस वीडियो ही तो अपलोड करना होता है। शायद आप लोगों को नहीं पता है कि इस समय डेली हमारे वीडियो चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे ना जाने कितने साइबर अटैक होते हैं। कभी ट्रोजन्स का, कभी मालवेयर का, कभी सिस्टम ही हैक हो जाता है। बट फिर भी हम आपकी सेवा कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि ये सब तो पार्ट्स हैं। आप जब काफ़ी बड़े गोल्स की ओर पहुंचते हो तो छोटी छोटी मुसीबतें तो आएंगी ही। कई बार वीडियो डिलीट भी हो जाते हैं। आप में से कई सारे लोग कहते हो सर आप गुस्सा नहीं होते हो। क्या करेंगे गुस्सा करके, आप बताइए? अगर हमें गुस्सा आ गया तो मेरा गुस्सा थोड़ा ना है। आप 114 से भी ज़्यादा बच्चों का लॉस होगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि अपने गुस्से को, और फिर गुस्सा करने से क्या फ़ायदा? ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम तो मान के चलते हैं वीडियो डाउन अपलोड हो गया तो अच्छी बात है, ये तो दोबारा बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? इतना सोचना नहीं चाहिए। वही बात है, ठीक है। तो भारत छठा कंट्री बन गया है, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है लिक्विड ऑक्सीजन यानी कि LOX और लिक्विड हाइड्रोजन का मिक्सर किया जाता है ताकि क्रायोजेनिक इंजन को बनाया जा सके। आप ये देख लो, हमारा प्यारा भारत का क्या है, बाहुबली। इसको बाहुबली क्यों बोलते हैं? इसका नाम है GSLV Mark 3। अब अच्छा आप बता दीजिए, अभी हाल ही में इसको बाहुबली क्यों बोला गया? क्योंकि इसने चंद्रमा यानी कि चंद्रयान 2 मिशन में, आपको पता होना चाहिए कहाँ लेके गया था, साउथ पोल पे। बस दुर्भाग्यवश किसी ने हमारे सिस्टम को हैक कर लिया, या हो सकता है कि इसरो के अंदर ही कुछ लोगों ने गड़बड़ी कर दी, जिसमें लास्ट मोमेंट पे वो सही जगह पे नहीं पहुंच पाया। खैर, उस चीज़ को हमें नहीं सोचना है। तो ये है GSLV Mark 3। देखो, इन सबको हम आगे आपको पढ़ाएंगे। मतलब ये कौन कौन से पार्ट हैं, कैसे अलग हो जाते हैं, कहाँ पे पेलोड होता है, पेलोड क्या हो, सब पढ़ाएंगे। मतलब आपको यकीन नहीं मानोगे कि आप साइंस टेक पढ़ने के बाद इतना कह सकते हो कि आपको साइंस इतनी आती है जितनी किसी को नहीं आती है। समझ गए? और मेरी कोई भी क्लास, देखो मेरी कोई भी क्लास का मतलब एक ही है कि हम आपको जितना पढ़ा देंगे उसके बाद पढ़ने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना डेप्थ में आपको पढ़ा देते हैं। 0 से शुरू करते हैं और आपको 100 पे पहुंचा देते हैं। क्लियर? और इससे ज़्यादा कोई आपको पढ़ना नहीं है। आप ये देख रहे हो, क्लियर?
तो ये क्रायोजेनिक इंजन होता है, इसमें विकास इंजन क्या होते हैं ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। यहाँ भी आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो इसमें लिक्विड हाइड्रोजन अलग होता है, लिक्विड ऑक्सीजन अलग होता है, क्लियर। इनका कंबस्टन नोजल से होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। देखो -253 डिग्री सेल्सियस है, -183 डिग्री सेल्सियस, मतलब काफ़ी कोल्ड होते हैं ये। माइनस का मतलब ये होता है टेम्परेचर का, क्लियर। तो आप ये समझ सकते हो। अब सोचो जब इतने माइनस में होंगे तो इससे फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा ये होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा ईंधन को स्टोर कर सकते हैं। जैसे छोटी सी बात है ना, आप किसी भी चीज़ को दबा दो, प्रेशराइज कर दो, मान लो कोई आपके यहाँ गुब्बारा है फूला हुआ है, या जैसे कपड़े हैं, आप कपड़े को समेट दो, तह करके लगा दो तो ज़्यादा अटैची में आ जाएंगे, और ऐसे ही कूड़े की तरह भर दो तो कम आएंगे। तो वही चीज़ है कि इसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा उससे हम एक साथ सिंक्रोनाइज कर देते हैं, जितना ज़्यादा कंबस्ट कर देते हैं, उतना ही ज़्यादा उसमें फ्यूल आ जाता है टैंक में, क्लियर। तो आप इतनी चीज़ें समझ गए। अब क्या होगा, इससे भारत 4 टन से भी ज़्यादा के उपग्रह को हाई ऑर्बिट में पहुंचा सकेगा। हाई ऑर्बिट अब बताइए कितना होगा, 35,786। समझ गए, इसको हाई अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। तो यहाँ तक पहुंचा सकेगा। साथ ही 4 टन तक के जितने भी पेलोड्स हैं उनको लो ऑर्बिट में, लो ऑर्बिट मतलब 200 या 160 से लेके 2000 किलोमीटर। इतना याद हो गया। चलिए अब आप इतनी चीज़ें जान गए, और आपको पता होना चाहिए इस समय इंडिया विश्व का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने एक साथ 104 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स को एक ही बार में अलग अलग ऑर्बिट्स में सेटअप कर दिया। समझ गए। अब आप लोग जब ऐसी घटनाएं सुनते थे तो उस समय तो समझ में नहीं आता था भाई एक साथ कैसे सारे ऑर्बिट हो गए। तो आप सोच सकते हो कितना रिस्की काम होता है, कितना ज़्यादा मैथमेटिकल चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती हैं। तो इसीलिए आपको इतनी मैथ आनी चाहिए। खैर आपने देख लिया। फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइज़र को बहुत ही कम ताप पर, मैंने अभी आपको बताया ना, -253 डिग्री सेल्सियस और -183, क्लियर, लिक्विड स्टोर स्टेज में स्टोर करके रखा जाता है, क्लियर। मूलतः ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज़र एवं हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ऑक्सीजन क्या काम करती है, जलाने का काम करती है। किसको, हाइड्रोजन को, क्लियर। किस डिग्री टेम्परेचर पे, हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आपको हो सकता है घुमा दे कि इसको 183 कर दे और इसको -253 कर दे, या इसको 300 कर दे इसको 200 कर दे। तो आप समझ सकते हो गलत कैसे कराएगा वो आपको। तो आप इतनी चीज़ें आती हैं। फिर आता है इससे बहुत कम स्पेस में बहुत ज़्यादा फ्यूल को स्टोर करके रखा जा सकता है। मैंने आपको बताया कि बहुत कम एरिया के क्षेत्रफल में जब हम किसी भी चीज़ को दबा के रख देते हैं तो ज़्यादा फ्यूल उसमें स्टोर कर सकते हैं। इससे रॉकेट की एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्लियर। तो आप ये चीज़ें देख लिए। बाकी लास्ट में जाते जाते आप ये सारे ऑर्बिट देख सकते हो। देखो यहाँ पे एक गलती दी है, क्या, 35,768। आप लोग क्या करते हो ना, जब ऐसे चित्र देखते हो तो वो गलतियाँ नहीं देख पाते हो, समझ के। तो इसीलिए हम लोग जब भी चित्र आपको देते हैं तो वहाँ पे गलतियाँ भी बता देते हैं। यहाँ 768 नहीं होगा, 786 होगा, क्लियर। और बच्चे भी ऐसे ही देख लेते हैं, टीचर भी पढ़ा देता है, आपको भी लगता है अच्छा सही होगा, मास्टर ने सही बताया है। तो ये आपको सही करना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप इसको एक तरीके से कर सकते हो एलिमिनेट। ये 35,000 ऐसे आप इसको एलिमिनेट कर दो, समझ गए। ये आप ऐसे इसको एलिमिनेट कर दो और आप यहाँ समझ सकते हो 35,786, क्लियर। ये है इतना, ये है आपका हाई अर्थ ऑर्बिट, क्लियर। फिर आपका कौन सा आता है बताइए। आपका आता है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट कितना है, 2000 किलोमीटर तक का। और फिर लो के बाद मीडियम कितना है, 2000 से 10,000 किलोमीटर, क्लियर। और जियो सिंक्रोनस आपको पता है, जियो स्टेशनरी आपको अच्छे से पता है। तो इस तरीके से आपने इन सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से अध्ययन कर लिया। अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं अपने इस पूरे ऑर्बिट सिस्टम को, ताकि आपको ये समझ में आ जाए लास्ट में जाते जाते। देखिए ये आपने देखा ना, ये जैसे सेटेलाइट ऐसे घूम रहा है, क्लियर। ये सेटेलाइट तो आपने देख लिया। फिर आपने देखा ये सेटेलाइट काफ़ी तेज़ी से घूम रहा है। ये लो अर्थ ऑर्बिट में सारे के सारे सेटेलाइट घूम रहे हैं। ध्यान से देखना, ये देखो वो गया, फिर ये यहाँ से आ रहा है, ये देखो यहाँ से निकल रहा है, देख रहे हो। ये सब ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं अर्थ के, क्लियर। ये देखो ऐसे इमेज आपको मिलेगी, इतने सारे सेटेलाइट्स ऐसे घूम रहे हैं आज भी, देख रहे हो कितने सारे सेटेलाइट्स, समझ गए। अब ये सब घूम रहे हैं, इन सब का अपना अपना फोकस है, आप देख सकते हो। एरिया स्पेसिफिक है, ये इंडिया का होगा,
ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया का होगा, समझ गए। वर्ल्ड के अलग अलग कक्षा में ऐसे पूरी के पूरी पृथ्वी को घेरे हुए हैं। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को देख लिया, समझ गए। तो उम्मीद है आपको आज का पूरा लेक्चर साइंस, टेक एंड पॉलिटी काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी और आपको आज इंटरेस्ट भी आया होगा ऑर्बिट्स को पढ़ने में, स्पेस को जानने में, न केवल 3D इमेजिन के माध्यम से बल्कि कॉन्सेप्चुअल के माध्यम से कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल्स क्या होते हैं, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, सोलर सिस्टम्स क्या होता है, कौन सा प्लेनेट किस तरीके से मूव करता है। बाकी और भी इससे ज़्यादा गहराई, मतलब एक एक मिसाइल्स की गहराई हम आगे पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।